आइडेंटिफाइंग डीसीएफएल्स पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, आप मेरा प्रीवियस लेक्चर चेक कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि हम लोग डीसीएफएल्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। जस्ट टू रिवाइज, हमने क्या पढ़ा था भाई? हमने देखा था कि अगर हमारे को पुश या पॉप में कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब कब पुश करना है कब पॉप करना है, या फिर कितना पुश करना है कितना पॉप करना है, कहीं कोई इस टाइप से कंफ्यूजन है तो डीसीएफएल नहीं निकलेगी, अदरवाइज वो डीसीएफएल निकलेगी। मतलब डीपीडी नहीं बनने वाला इस लैंग्वेज के लिए अगर कंफ्यूजन है तो। अगर कंफ्यूजन नहीं है तो ठीक है, हमारा डीपीडी बनेगा, तो इसका मतलब लैंग्वेज विल बी डीसीएफएल। ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने काफी सारे क्वेश्चंस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, अगर आपको याद आ रहा हो तो। मैं वो सब रिवाइज नहीं कराऊंगा, उसमें टाइम बर्बाद है और कुछ नहीं। ठीक है, तो जहां पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैंने ये होमवर्क में आपको दिया था, है ना, ये मैंने कहा था क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको होमवर्क में देके छोड़ दिया था। आप जरा मुझे समझाओ, क्या इनके लिए, इन तीनों लैंग्वेज के लिए डीपीडी बनेगा? मतलब पहली लैंग्वेज है ये m प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, अगली है जी m प्लस पी इज इक्वल टू एन प्लस क्यू, अगली है जी m प्लस क्यू इज इक्वल टू एन प्लस पी। तो इन लैंग्वेजेस के लिए मुझे बताओ जरा, डीपीडी बनेगा क्या? अगर बनेगा तो कैसे बनेगा एंड सो ऑन। मतलब पुश पॉप आप मेरे को समझाना पड़ेगा। अगर आप पुश पॉप समझाने में कामयाब हो गए और हमारे को कहीं कोई कंफ्यूजन ना हुई तो ठीक है जी, इट विल, हम डीपीडी बना लेंगे, तो लैंग्वेज विल बी डीसीएफएल, अदरवाइज इट वोंट बी डीसीएफएल। ठीक है, तो वही फटाफट से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जरा क्या आंसर आएगा। ठीक है, ओके चलो शुरू हो जाओ भाई फटाफट। बताओ भाई, पहले ये तो बहुत इजी है भाई, अगर आपका थोड़ा सा भी दिमाग चलता है, मैंने इतने सारे आपको पहले प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चंस कराए थे, तो इमीडिएटली आपको पकड़ में आ गया होगा ये क्या हो रहा है। देखो m प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, मतलब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, तो इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। हम क्या करेंगे भाई, देखो सीधी सी बात, इसको करेंगे पुश, इसको भी कर देंगे पुश, है ना, और उसके बाद इसको कर देंगे पॉप और इससे भी पॉप, मतलब कटाई। पॉप मतलब कटाई। ठीक है, तो पहले ए सारे पुश कर देना, बी सारे पुश कर देना, सी से भी कटाई करनी है और डी से भी कटाई करनी है। वेरी वेरी सिंपल, इसमें तो मेरे ख्याल कुछ है ही नहीं। m प्लस एन इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो कोई लेके देख लो। जैसे देखो, और ये बात भी ध्यान रखना, एग्जांपल लेते टाइम ना उल्टे पुल्टे एग्जांपल लेना, मतलब सीधे सीधे नहीं लेना। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सीधे उल्टे का मतलब ये, जैसे a पावर 5 b पावर 3, तो मतलब 5 और 3 8 है ना, इन दोनों का सम 8 आया है, तो इन दोनों का सम भी 8 आना चाहिए। तो 8 आएगा तो फिर 5 और 3 या 3 5 मत लेना, अलग अलग लेना वैल्यूज, है ना। तो मैं ले लेता हूं से c पावर 4 और d पावर 4। बात समझ में मैंने क्या कहा है? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है भाई, है ना, क्योंकि 5 3 या 3 5 लोगे तो शायद आप बायस हो सकते हो, शायद आपका कोई मतलब शायद आंसर गलत ना आ जाए। इसलिए ये एक मेरा सिंपल सा कॉमन सेंस का रूल याद रखना है आपको, जब इन दोनों का सम कर रहे हो, ए और बी का सम कर रहे हो, तो ए और बी का सम सी और डी के सम के बराबर होना चाहिए। तो मैंने इनकी वैल्यूज को तो नहीं बोला ना, इनकी वैल्यूज भी सेम होना चाहिए, तो इसलिए जानबूझ के उल्टी वैल्यूज लेना ताकि थोड़ा सा काम हमारा आसान रहे। ठीक है, और हम अनबायस्ड होकर ढंग से अपना पीडीए डिजाइन कर सके। ठीक है जी, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी, तो इसमें क्या टेंशन है भाई, है ना। 5 ए आएंगे वो सारे पुश कर लेना, डी बी आएंगे वो भी सारे पुश कर लेना, उसके बाद सी आएंगे तो काट लेना, डी आएंगे तो भी काट लेना। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई खास टेक्निकलिटी है नहीं, खाओ तो मैं इसको एक्सप्लेन भी करूं, नहीं तो स्किप करके भाग भी सकता हूं, मेरे ख्याल से बहुत सिंपल बात है ना, समझ में आ गया होगा। नहीं तो चलो एक बारी बस मैं इतना करके छोड़ देता हूँ। लो, इनिशियली हमारे पास जेड नॉट होगा स्टैक में, तो 5 1 2 3 4 5, 5 ए पुश करे, फिर 3 बी, ये 3 बी पुश करे। उसके बाद जब सी आए तो हमने कटाई करी, है ना, तो सी आए तो कटाई करी, तो फिर ये 3 बी और ए 1 ए, ये सी खा गया। उसके बाद जब डी आया तो फिर डी भी आगे कटाई करेगा, है ना, तो डी आगे ये जो ऑब्वियसली जो 4 ही बच रहे होंगे उनको काट लेगा। मैं प्रॉपर मूव्स और वो सब नहीं करके दिखा रहा हूँ, कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको और एग्जैक्टली आइडिया होने लग जाएगा, है ना। मतलब मेन बात क्या है भी, जब बी ए और बी दोनों पुश कर लिए हैं, जब सी आ रहे हैं तो कटाई करेंगे, तो सी की कटाई के टाइम पे आपको ध्यान रखना है कि अगर बी आ रहे हैं तो भी बात बन जाएगी, मतलब बी की तो काटने, और अगर बाय चांस बी खत्म हो गया और ए शुरू हो गए तो भी सी ए को भी काटेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सी के पास ताकत सिर्फ बी को काटने की है, वो ए को भी काट सकता है। तो मतलब मूव जो आप लिख रहे होगे, तो मूव में आपको इस बात का ध्यान रखना है। जैसे हमसे Q2 स्टेट पे खड़े होंगे, मेरे को नहीं पता कौन सी स्टेट पे होंगे, आप अपने आप चेक कर लेना, मैं इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। ठीक है, तो Q2 स्टेट पे खड़े होंगे और आपने से स्टेप से सी पढ़ लिया, स्टैक से आपने ए पढ़ लिया, ये वाला मूव भी देना होगा। और उसके बाद फिर Q2 स्टेट पे खड़े हैं, बी पढ़ा है ना, शुरू में तो हम बी पढ़ेंगे तो बी की कटाई कर लेंगे, उसके बाद ए शुरू हो जाएंगे तो भी आप कटाई करते चले जाओगे। ठीक है, अब ये आपको सोचना भी स्टेट बदलनी है या इसी स्टेट में काम हो जाएगा एंड सो ऑन। प्लीज, मैं ज्यादा इतना टाइम पास नहीं करूंगा, आप अपने आप से समझदार हो। वैसे हिंट दे देता हूँ, स्टेट बदलने की शायद खास ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को, हम बिना स्टेट बदले काम चला लेंगे। बाकी फिर भी एक बार आप चेक कर लेना प्लीज, ठीक है। तो इतना इतना घुसने की मेरे हिसाब से तो जरूरत है ही नहीं, है ना। ऐसे ऐसे करूंगा मैं, एक एक क्वेश्चन को समझाऊंगा पूरी डीप डीप में, तो भैया
पूरा मतलब ये लगा लो साल बीत जाएगा, टीओसी फिर भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो प्लीज आप अपने आप समझदार हो। मेन बात क्या है भाई, ए पुश करने हैं, बी भी पुश करने हैं, सी से कटाइए और डी से कटाइए, बस दैट्स इट। मैं और ज्यादा नहीं बोलता, ऐसे तो फिर बनाऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो मेन बात बस मेन जो मैं नाना करते करते फिर भी बोलता जा रहा हूँ, जो मेन बात आपको समझानी थी वो यही थी कि सी आ रहे हैं ना, जब जब आप सी पढ़ने शुरू करे हो तो बी की तो ऑब्वियसली कटाई करनी है, साथ साथ ए की भी कटाई करनी है। ठीक है, मतलब जब बी खत्म हो जाए और ए आ जाए तो फिर वो भी आपको कटाई करनी पड़ेगी, है ना। और वही बात है, एम एन पी क्यू की वैल्यू नहीं दी हुई, तो एम एन पी क्यू की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम मान के चलेंगे ना, तो हो सकता था बी एक भी ना हो, सी सीधा ए पढ़ ले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। तो फिर वही बात है, इसलिए मैंने बोला था कि सी बी को भी काटने की ताकत रखेगा और ए को भी काटने की ताकत रखेगा। उसके बाद जब वो सारा सी खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर जो डी बचेगा वो बाकी बचा हुआ जो कुछ होगा उसको काटेगा। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। और डी के पास किस किस को काटने की ताकत होगी, ऑब्वियसली बी को काटने की भी ताकत होगी और ए को भी काटने की ताकत होगी, क्योंकि अगर सी बहुत कम हुए, वो सारे बी भी ना काट पाया, तो फिर ऑब्वियसली डी आएगा तो फिर वो काटेगा, है ना। जैसे एग्जांपल आप समझ पा रहे होगे, जैसे मैं ले लेता हूँ से ए पावर 6, है ना, बी पावर 8, 8 से 14 हो गए ना, और सी पावर 2 ले लो सिर्फ, है ना, और डी पावर क्या लोगे, 14 था तो फिर ये डी पावर 12 लोगे। तो अब देखो भाई, डी जब काटना शुरू करेगा तो बी को भी काटेगा और ए को भी काटेगा, है ना। सी जब शुरू होगा काटना तो सिर्फ बी को ही काट पाएगा, ए तक तो पहुंचेगा ही नहीं, क्योंकि बी बहुत ज्यादा थे, है ना। तो फिर डी क्या करेगा, 6 बी काटेगा और बचे हुए 6 ए को भी काटेगा, तो मतलब डी के पास ताकत बी वाले दोनों को पढ़ने की होगी। एंड सॉन, प्लीज आप अपने समझ पा रहे हो, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बी को तो ऑब्वियसली ए तो काटना था, इतना तो आप समझ पा रहे होगे, लेकिन बी को भी काटने की ताकत डी के पास होनी चाहिए थी। ठीक है भाई, नाना करते मैंने बहुत कुछ बोल दिया, अब आपको समझा चुका होगा। इतना ज्यादा टाइम तो मैंने पहले पे लगा दिया, बाकी पे मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ पुष्पा बता के भाग जाऊंगा। ठीक है जी, अब और ये थोड़े से शायद आपको डिफिकल्ट लग सकते हैं। ठीक है, तो मैं इनको आराम से ढंग से समझाता हूँ। पहले फर्स्ट वाला तो क्लियर हो गया ना भाई, पुश पुश पॉप पॉप। ठीक है, तो मतलब सीधी सी बात है भाई, ए भी पुश करो बी भी पुश करो, कटाई करनी है तो फिर सी से भी काट लेना और डी से भी काट लेना। तो थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। और स्टैक, बस मेन बात क्या है भाई, आखिरी में स्टैक हमारा खाली हो जाना चाहिए, स्ट्रिंग भी खाली खत्म हो जाना चाहिए। स्ट्रिंग खत्म स्टैक खाली तो ही बात बनेगी, तो ऑब्वियसली हर केस में ऐसा होगा भाई, स्ट्रिंग खत्म स्टैक खाली तो ही हमारी बात बनेगी। ठीक है जी, अच्छा अब m प्लस पी इज इक्वल टू n प्लस क्यू है, तो लो भाई मैं एक बार प्रॉपर लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए काम करने में। a पावर m, b पावर n, c पावर p, d पावर q, है ना, सच दैट m प्लस पी इज इक्वल टू n प्लस क्यू। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यही थी ना हमारी, हाँ, m प्लस पी इज इक्वल टू n प्लस क्यू। ठीक है, अब हो जाओ जी शुरू। कैसे करोगे भी काम, देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। थोड़ा सा अगर आप सोचोगे ना, आपको अपने आप से समझ में आएगा। देखो इसको ना अगर आप इमीडिएटली सोचोगे ना ऐसे सीधा सीधा मैं कर लूं, तो ये थोड़ा सा ऐसे से काम नहीं बनेगा। हाँ, एक दो बातें आपको सीधी कंफर्म समझ में आ रही होंगी कि ए तो पुश होना ही होना है 100%, सीधा कैसे पॉप मारोगे भी, है ना। और डी हमारा पॉप होना ही होना है ना, मतलब डी कटाई करेगा, कंफर्म है ये बात, है ना, क्योंकि अगर डी भी पुश हो गए तो फिर आखिरी में स्टैक कैसे खाली होगा, क्योंकि मैं चाहता हूं एंड में हमारा स्टैक खाली होना चाहिए था और स्ट्रिंग भी खत्म हो जाना चाहिए था। ये तो मैंने तीनों केसेस में आपको समझाया। ठीक है, तो एंड में मतलब एंड में क्या होना चाहिए भाई, स्टैक खाली होना चाहिए, स्टैक मतलब z नॉट हो उसमें, है ना, और स्टैक में हम z नॉट पढ़ रहे हो और हमारा स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, स्ट्रिंग भी कंप्लीट हो चुका हो। ठीक है, तो हमारा एक्सेप्ट होगा। मैं ढंग से लिख देता हूं अगर आपको दिक्कत है तो, स्ट्रिंग कंप्लीट हो जाना चाहिए, मतलब एंड हो जाना चाहिए, शॉर्ट में लिख देते हो। स्ट्रिंग एंड स्टैक पे z नॉट, तो ही हमारा सेट होना। तो कॉमन सेंस की बात है इतना तो आप अपने आप से समझ पा रहे होगे कि ए हमारे पुश होने, डी हमारे पॉप होने, मतलब डी ने काटने और ए सीधे पुश होने, क्योंकि पहले सीधे पॉप कैसे मारोगे, सीधी सी बात है। ठीक है जी, अच्छा अब बात उठती है इनका क्या करना है ना। तो मतलब बी और सी पुश होने, पॉप होने, क्या होने क्या नहीं होना, तो वो हमारे को समझ नहीं आ रहा, तो हम एग्जांपल लेंगे तो क्लियर होगा। देखो मैं आपको ऐसे समझाता हूँ, सीक्वेंस में हम ढंग से समझाता हूँ मैं आपको। 3 केसेस बनते हैं भाई, है ना, ए और बी के साथ काम कर लो। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। अच्छा एक बात ये भी समझो, जब बी आएंगे तो फिर क्या करना होगा, ए को अभी बात करता हूँ, चलो ऐसे इमीडिएटली नहीं बोलता, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ भाई। 3 केसेस है हमारे पास, ठीक है, वी हैव 3 केसेस। क्या क्या केस है, और आप कॉमन सेंस से, मैं नहीं बताऊंगा, आप अपने आप से मेरे को समझाओगे। ये हो जाएगा जी पहला केस, m इज ग्रेटर देन n, अगला केस होगा जी m इज लेस देन n, और तीसरा केस होगा जी m इज इक्वल टू n। तो इन तीनों केसेस की हम एक एक करके बात करते हैं। तो पहले की बात करते हैं जी m इज ग्रेटर देन n, तो ले लो कोई m इज ग्रेटर देन n, और बार बार समझो तो एग्जांपल उल्टा पुल्टा लेना है ना, मतलब साथ साथ वाले ऐसे मत ले लेना कि इक्वल आ जाए, वो सब काम नहीं करना। मतलब जैसे ये देखो, जैसे मैं बोलता हूँ a पावर 5 b पावर 3, ठीक है, तो वही हो गया ना m इज ग्रेटर देन n। अच्छा, और हमारे को चाहिए क्या भाई, m प्लस पी इज इक्वल टू n प्लस क्यू चाहिए, है ना। तो मतलब m प्लस पी मतलब a और c का सम b और d के बराबर होना चाहिए, है ना। तो a और c का सम b और d के बराबर होना चाहिए। तो c की वैल्यू ले लो जो आपका मन कर रहा है, से आप इन जैसा मत लेना, इसलिए मैं कह रहा हूं उल्टी पुल्टी वैल्यू देना, तो इनके जैसा मत लो, आप कोई और ले लो। से मैंने ले लिया 4,
ठीक है। तो मतलब 5 या 3 में से कोई मत लेना, क्योंकि फिर बायसनेस आएगी, फिर आप डिसीजन लेने में शायद कंफ्यूज हो सकते हो, तो बेटर है कि उल्टा सीधा एग्जांपल लो। ठीक है जी, तो सी मैंने ले लिया 4। तो अब मैं क्या बोलूंगा जी, ए और सी का सम बी और डी के बराबर होना चाहिए था, तो डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी भाई, देखो ये 5 4 9 हो चुका है, तो फिर ये 6 होना चाहिए था। ठीक है। अच्छा, अब आप जरा मुझे कॉमन सेंस से बताओ, आपको अपने आप से समझ में आएगा। देखो तो क्या करो, मैं स्टैक बनाता हूं, आपको अपने आप से समझ में आएगा। ये देखो, ठीक है ना, ये देखो इनिशियली हमारे पास Z नॉट था स्टैक में। अच्छा, जितने भी ए आए होंगे, आप प्लीज स्टेट्स वगैरह की मेरे से बातें मत करना, वो सब आपको अपने से सोचना है। डिजाइन का भी रियली इतना रिक्वायर्ड नहीं है गेट के लिए, रिक्वायर्ड होता तो मैं आपको जरूर बताता। मैं बस अभी आपको रटवा नहीं रहा हूँ, है ना। सीधा अगर रटवाना चाहता तो सीधा बोल के भाग जाता कि हाँ जी ABDCFL है, काम खत्म करो, बट नहीं, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, आराम से समझा रहा हूँ और बार बार समझाता हूँ। ये सब चीजें अगर आप डीप में सीख लोगे ना, तो माइंड ओपन अप हो जाएगा, और जब कोई नया क्वेश्चन आएगा जो आपने बिल्कुल नहीं देखा हुआ होगा, आप उसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। नहीं तो भैया फंसोगे, नहीं काम बनेगा आपका, रटोगे तो बात नहीं बनेगी। थिंकिंग डेवलप करनी पड़ेगी, है ना। तो वही सब मैं आपकी थिंकिंग डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो ए आया जी, चलो 5 ए पुश करो, 1 2, क्योंकि मैंने आपको समझाया था इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। ए तो सारे पुश होने ही होने हर हाल में, क्योंकि सीधा पॉप कैसे मारोगे, और डी हमारे कटाई करनी है, मतलब डी ने तो पॉप होना ही होना, उसमें हमारी टेंशन नहीं है। बी और सी की टेंशन है, तो वो टेंशन रिलीव करने के लिए मैं अब आपके साथ बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो 5 ए पुश हो चुके हैं। अब बी का क्या करूं, पुश करूं कि पॉप करूं, क्या करूं बताओ। देखो अगर आप पुश कर लोगे तो ये 5 और 3 8 बनेंगे, और यहाँ पे तो 10 है। देखो अब इसलिए मैं कहता ना उल्टी पुल्टी वाले लेना, अगर ये 5 ये 3 यहाँ पे ये 3 ये 5 ऐसे कुछ ले लेते, तो फिर आप बोलते ये 5 3 8 है, ये भी 5 3 8 है, तो बात बन जाएगी, एंड सुनो गलत हो जाएगा काम। ठीक है, तो प्लीज ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बोलता हूँ, देखो ये 5 और 3 थे, तो ए और सी का सम बी और डी के बराबर है ना भाई, है ना। तो ये 5 और फिर यहाँ पे आपसे 3 ले लेते, और ये 5 ले लेते, है ना। तो फिर ये 3 और 5, और फिर ये 5 और 3, मतलब ये फिर बराबर हो जाते। और फिर वही बात है, आप जब कटाई करते तो आप ऐसे सोच सकते थे कि ए भी पुश कर लो, बी भी पुश कर लो, सी से काट लेना, डी से काट लेना, एंड सो, तो वो बायस न सकते, वो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने उल्टे पुल्टे एग्जाम नंबर्स लिए, कोई भी कहीं कोई बराबर नहीं रखा, ताकि दिक्कत ना आए काम करने में। तो अब आपकी वो टेंशन तो खत्म है कि बी को पुश करके सी से काट लूंगा, एंड सो, वो काम नहीं करना। तो ओनली क्या वे आउट बचता है जी, बी से कटाई करना। तो 3 बी थे ना भाई, है ना, तो यहां से ये देखो मैंने 3 ए काट लिए, ठीक है, कटाई कर ली। अच्छा, अब आप देखो, अब आपका दिमाग चलेगा, सी बच रहे हैं जी 4, क्योंकि बिल्कुल उल्टा एग्जांपल मैंने ले रखा है, तो अब आपको समझ आ रहा होगा। सी ले रखे हैं 4, ए हमारे पास 2 बच रहे हैं, तो 4 और 2 6, और डी हमारे 6 ही हैं। तो बस उस टाइम पे अब आपको क्या करना है जी, सी को उठा के पुश करना है। ठीक है जी, तो 4 सी हमारे पुश हो जाएंगे, और उसके बाद जब डी आएंगे तो एक एक डी से ये सारे काट देना, सी भी काट लेना और ए भी काट लेना। ठीक है, तो ये पहला केस हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया कि एम इज ग्रेटर देन एन में हमारे को क्या करना है, मतलब ए ज्यादा है बी से, तो क्या करना है जी, ए पुश करना है, बी से पॉप करना है, सी पुश करना है, और डी से पॉप करना है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। लिख के दिखाऊं क्या, समझ गए हो, नीचे लिख दूं? तो चलो मैं एक बार नीचे लिख देता हूं, है ना, तो रादर नंबरिंग के हिसाब से लिखता हूं। ठीक है, एम इज ग्रेटर देन एन था हमारे पास, तो ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर पी, डी पावर क्यू था। तो ये होगा जी पुश, ये होगा जी पॉप, ये होगा जी पुश, और ये होगा जी पॉप। 1% की भी टेंशन नहीं आई। अच्छा जी, अब इसकी बात करो, अगर m इज लेस देन n है तो क्या करें, तो अगेन वही बात है, उल्टा पुल्टा एग्जांपल लेना। m इज लेस देन n है ना, तो रादर इन्हीं को ही कर लो, है ना। तो मैं उल्टा करने की कोशिश करता हूं, मतलब a पावर 3, b पावर 5, c पावर 6, ओके, c पावर 6 और d पावर 4, है ना, वही स्वैप कर दिया मतलब मैंने सारा कुछ, है ना। तो a पावर 3, देखो a पावर 3 b पावर 5 किया, मतलब ये a और b की वैल्यू स्वैप कर दी, तो ऑब्वियसली c और d की भी स्वैप हो जाएगी। तो हमने c 6 ले लिया और d 4 ले लिया। चेक करना तो चेक कर लो भाई, है ना। तो a और c का सम b और d के बराबर होना चाहिए। तो देखो a और c का सम 6 और 3 9, और ये 5 और 4 9। ठीक है, तो आई थिंक बात बन रही है, आपको नजर आ रहा है। यहाँ पे वही चक्कर था, अभी 5 4 9 और 6 और 3 9, तो बिल्कुल वही सब है। मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, बकवास बात है, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है जी, तो अब आप जरा मुझे समझाओ यहाँ पे क्या होगा। देखो कॉमन सेंस से सोचो, स्टैक बनाता हूं तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इनिशियली हमारे पास Z नॉट था, तो A को तो पुश करना है, उसका तो कोई हमारे पास वे आउट है ही नहीं। तो लो जी, 3 A हमारे पुश हो गए। अच्छा जी, उसके बाद जब B's आएंगे तो 5 B है ना, तो 3 A काट लेगा B, है ना, कटाई कर लेगा। उसके बाद जो 2 B बचे एक्स्ट्रा, वो आपने पुश कर दिए। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जब 2 भी आपने पुश कर लिए, तो आप कॉमन सेंस से सोचो, C है जी 6 और D है जी 4, तो मतलब B और D का सम C के बराबर आ रहा है। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली अब मेरे को क्या करना है भाई, जो C 6 है ना भाई, तो पहले तो जो 2 एक्स्ट्रा भी है आप उनको C से काट लेना। आप कुछ काटने के लिए बचा नहीं, तो जो एक्स्ट्रा C बचे वो सारे पुश कर लेना। तो 4 C जो आपके पास बचे थे वो पुश हो जाएंगे, और उसके बाद जब D आएंगे तो फिर ये चारों C को वो काट देगा, और स्टैक हमारा खाली हो जाएगा।
तो आई थिंक आपको समझ आ होगा मैंने यहाँ पे क्या किया है। जब m इज लेस देन n होगा तो फिर a तो पुश होना ही होना है सारा का सारा, b पहले तो पॉप होगा उसके बाद पुश होगा, उसके बाद फिर जब c आएगा तो पहले वो पॉप करेगा उसके बाद फिर पुश होएगा, और उसके बाद जब d आएगा तो पॉप ही होगा। ठीक है, तो वो चीज मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको, तो थोड़ा सा माइंड में आपके फिट हो जाएगा। तो सेकंड केस जो हमने किया है उसके लिए मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। हाँ जी, तो फिर a पावर n b पावर m, सॉरी a पावर m था ना, हाँ ठीक है, पहले हम a पावर m लिख लेते हैं। ठीक है, a पावर m b पावर n c पावर p d पावर q ऐसे था। तो पहले जितने भी एज थे वो सारे पुश हो चुके हैं, और फिर b के साथ क्या हुआ जी, पॉप हुए। ठीक है, तो अच्छे से बहुत डिटेल मैथमेटिक्स करने की मेरे ख्याल से जरूरत तो नहीं है, अगर आप चाहते हो करना तो मैं बोल देता हूँ। लो जी, m टाइम्स ये पॉप होगा, उसके बाद फिर m माइनस n टाइम्स ये पुश होएगा, m माइनस n टाइम्स ये पुश होएगा। उसके बाद जब c आएगा तो फिर m माइनस n टाइम्स ये पॉप होगा, और उसके बाद फिर क्या बचेगा इसमें, है ना, तो p माइनस m प्लस n टाइम्स ये पुश होएगा, और उसके बाद जब d आएगा तो d सारा का सारा पॉप करवा देगा। ठीक है, तो ये इतना डिटेल वैसे मेरे ख्याल से करने की जरूरत तो नहीं थी आपकी, इसको मारो गोली, है ना। मैं फिर इतना ज्यादा फिर मैथमेटिक्स में घुसूंगा, सारी बताऊंगा तो टाइम वेस्ट होगा। रादर ये आप होमवर्क में अपने आप सोच भी सकते हो, है ना। मैं बार बार समझता हूँ, टिप ऑफ आइसबर्ग वाली बात है, थोड़ा सा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी बहुत कुछ हिडन है। जितना आप अंदर घुस सकते हो घुस लो और अपना निकाल लो, है ना। मैं यहाँ पे ज्यादा टाइम पास नहीं करता भाई। ठीक है, तो इट विल क्रिएट लॉट ऑफ कंफ्यूजन, तो इसको छोड़ दो अभी, है ना। आप अपने आप से कुछ इतना रिक्वायर्ड नहीं है ना भाई गेट के लिए, अगर रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर बता देता आपको। ठीक है, तो रफली मैंने बस इतना बोल देता हूँ, है ना। ठीक है, तो ए पुश होंगे, बी पहले पॉप होंगे उसके बाद पुश होंगे, सी पहले पॉप होंगे उसके बाद फिर पुश होंगे, और फिर डी आएंगे तो हम लोग पॉप करेंगे। ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो, बस दैट्स इट, दिस इज मोर देन सफिशिएंट। इससे ऊपर हमारे को गेट के लिए रिक्वायर्ड नहीं है, रिक्वायर्ड होता तो रियली रिक्वायर्ड होता तो मैं आपको जरूर बताता, अभी जरूरत नहीं है तो मैं नहीं बता रहा हूँ। और आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो अपना एनालिसिस कर भी सकते हो, है ना। इतनी आपके अंदर कॉमन सेंस होगी, इतना दिमाग होगा आपके अंदर, मैंने इतना पढ़ा दिया आपको तो इतना आपका दिमाग चलेगा, आप अपने आप सोच सकते हो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बट रिक्वायर्ड नहीं है, इतना हम टाइम वेस्ट क्यों करें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आता जी m इज इक्वल टू n। तो बताओ भाई m इज इक्वल टू n में क्या होना है, तो अगर m और n बराबर होगा तो जैसे सपोज कर लो a पावर 5 ले लो, b पावर 5 ले लो, मैंने आर्बिट्रेरी को एग्जांपल ले रहा हूं। उल्टी पुल्टी वैल्यूज मतलब COD को बराबर मत, COD को मतलब 5 और 5 मत लेना, इनके अलावा कुछ और लेना। पहली बात तो ये समझो, अगर m और n बराबर होंगे, देखो भाई केस हमारा कौन सा चल रहा था, क्वेश्चन ये था ना, m प्लस पी इज इक्वल टू एन प्लस क्यू था। यहाँ ध्यान लगाओ, जहां मेरा हाथ चल रहा है m प्लस पी इज इक्वल टू एन प्लस क्यू था। m और n अगर बराबर हो गए तो पक्की बात है भाई ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि दोनों बराबर थे, तो p और q भी बराबर ही होंगे, प्लीज ये बात ध्यान रखना। तो p और q ऐसे मत लेना उल्टे पुल्टे वैल्यूज हैंड्स ऑन, तो वो बात नहीं बनेगी, है ना। तो फिर d पावर p और सॉरी c पावर p d पावर q था ना, तो c पावर कुछ अलग लेना, 5 मत लेना, थोड़ा अलग ले लेना, 4 ले लिया, और डी पावर भी 4 ले लिया। बात समझ में आई ना। देखो ए और बी बराबर है तो सी और डी बराबर, कॉमन सेंस की बात अभी होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है। तो जब इन दोनों का आप सम करोगे, देखो ये दोनों बराबर हैं तो ऑब्वियसली ये दोनों भी बराबर होंगे, क्योंकि देखो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 प्लस एक्स आप ऐसे बोलोगे तो obvious सी बात है सेम वैल्यू लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल से मेरे को इतना बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो 5 4 और 5 4 है ना, और वही बात है 5 5 मत लेना, थोड़ा सा बायसनेस आएगी, काम तो कर जाओगे बट बायसनेस आएगी, आपका दिमाग इतना नहीं चलेगा। तो बेटर है कि इक्वल वैल्यूज लो, ठीक है, मतलब अनइक्वल लो, है ना। तो ए और बी बराबर है, सीओडी बराबर है, तो ए और बी की जो वैल्यूज आपने ली सीओडी की वो मत लेना, कंफ्यूजन पैदा होंगी फालतू फंड की। तो इसलिए है, जैसे पहले यहाँ पे मैंने आपको ये समझाया था, ये देखो जैसे हम m इज ग्रेटर देन n कर रहे थे तो ये 5 3 लिए थे, तो फिर जरूरी थोड़ी कि ये 3 5 लो, है ना। तो फिर थोड़ा अच्छे से वैल्यू लो ना, थोड़ा ब्यूटीफुल लगेगा, है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे मैं क्या कहने को, ज्यादा नहीं बोल रहा अभी, जितना ज्यादा बोलूंगा उतना आप लोग कंफ्यूज होंगे, है ना। तो ठीक है जी, तो हमने क्या किया था, 5 3 में ये 4 और 6 ऐसे ले लिया था, है ना। तो अगर हम चाहते तो कुछ ऐसे ले सकते थे कि ये 5 ये 3, तो फिर ये 3 हो जाता और ये 5 हो जाता, है ना। तो ये भी हम कर सकते थे बट वो हमने नहीं किया, मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया है, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो, है ना। बायसनेस आती है ना, अच्छे से माइंड चलेगा नहीं, ब्यूटीफुल एग्जांपल होगा तभी तो आपका दिमाग चलेगा ढंग से, तभी तो आप काम कर पाओगे। ठीक है जी, ओके जी, तो चलो अब आ जाओ फटाफट वापस अपनी बात पे, है ना। हाँ बताओ भाई क्या करें अब इसमें, देखो बहुत सिंपल से, इसमें तो कुछ है ही नहीं भाई, देखो ए और बी पुश होने हैं, है ना, और उसके बाद फिर क्या होगा, ए पुश होएगा, बी से हम लोग कटाई करेंगे, फिर सी पुश करेंगे और डी से कटाई करेंगे, है ना। बहुत सी, क्योंकि बराबर है ना, देखो सीधी सी बात है, बराबर है तो बराबर तो पुश पॉप कर लो, है ना। तो क्या करोगे भाई, ए करोगे पुश, बी से करोगे पॉप,
है ना। तो ये पुश हो गया और ये पॉप हो गया, मतलब कटाई कर लिया हमने, स्टैक खाली होना चाहिए। जब सी पढ़ो तो इस बात की गारंटी रखना कि स्टैक खाली होना चाहिए, है ना। हाँ जी, तो फिर इसको भी क्या करेंगे जी, पुश करेंगे और इसको भी क्या करेंगे, पॉप करेंगे, बस खत्म कहा, है ना। मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है ना। तो ये करूं कि आप समझ गए हो, है ना। ए से बी कट जाएंगे, उसके बाद सी आए तो फिर स्टैक खाली होना चाहिए था, तो फिर सी पुश कर लेंगे और डी से कटाई कर लेंगे और क्या होगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया है। तो 3 केसेस थे, हमने तीनों केसेस ढंग से डिस्कस किए हैं, तो आपको समझ में आ गया कहीं पे भी पुश पॉप में कंफ्यूजन नहीं है ना। द ओनली थिंग इज मूव्स आपको बहुत ध्यान से और बहुत ढंग से बनाने पड़ेंगे, है ना। अब जैसे देखो ए फालतू होंगे अगर बी से, तो कंफर्म है बी खत्म हो जाएंगे और सी आएंगे, और सी हमारा ए पड़ेगा। तो मूव इस हिसाब से रखना, जब सी हमारा ए पड़ेगा तो उस केस में सी ने पहले ए को काटना है, सॉरी सी ने जब ए पड़ा तो सी हमारा पुश होगा, और उसके बाद जब डी आएगा तो सी और ए दोनों को काट देगा, ठीक है। देखो हमने यही किया था ना, देखो पुश पॉप पुश पॉप। तो पहले केस में जब ए फालतू है बी से, तो कैसे पता लगेगा ए फालतू है बी से, देखो ए तो पुश हो रहे हैं, बी हमारे काट रहे हैं। बी जब काट लेगा तो सी के ऊपर जब बात आएगी, क्योंकि बी सारे खत्म हो चुके होंगे, सी आएगा तो फिर वो ए पड़ेगा। अगर सी ने पढ़ा है ए, तो डायरेक्टली इस बात का मतलब कंफर्म है कि ए फालतू है बी से। उसके बाद सी ने क्या करा, सी हमारे पुश हो जाएंगे, और जब डी आएगा तो फिर सी और ए दोनों को काट देगा। अच्छा जी, उसके बाद जब बी फालतू है ए से, तो इस बात की कंफर्मेशन होगी कि ए हमारे पुश होंगे, बी ने सारे ए को काटा होगा, और बी ने पढ़ा होगा बच्चे जेड नॉट। बी ने अगर जेड नॉट पढ़ा है तो मतलब पक्की बात है बी हमारे फालतू हैं ए से। तो हम क्या करेंगे जी, फिर जो भी बीज आएंगे वो सारे पुश हो जाएंगे, और जब सी आएंगे तो कंफर्म है सी ने क्या पढ़ा होगा, बी। इस केस में क्या था भाई, सी ने पढ़ा था ए, तो सी हमारे पुश हुआ था। अब सी ने पढ़ा बी, तो फिर सी पॉप करवाएगा, मतलब बी को सारे साफ करवाएगा, और उसके बाद जब सी पढ़ेगा जेड नॉट तो फिर सी सारे पुश हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी यही हुआ था, सी ने जब पढ़ा था ए तो सारे के सारे सी पुश, सॉरी थोड़ा सा काम अलग हुआ था, सी ने ए पढ़ा था तो सारे सारे हमने, सी ने पढ़ा था जब ए तो सारे सारे सी हमने पुश कर लिए थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, सी ने पढ़ा बी तो पॉप करवाना है, मतलब काटना है, और उसके बाद जब सी पढ़ेगा जेड नॉट तो फिर सी सारा पुश होना शुरू होगा। यहाँ पे सारा ही सी पुश हुआ था, क्यों, क्योंकि सी ने ए पढ़ लिया था तो सारा पुश हुआ था। अब सी ने अगर बी पढ़ लिया है तो फिर पहले सी बी को काटेगा, उसके बाद जो बचेगा सी वो सारे का सारे पुश होगा, और उसके बाद जब डी आएगा तो फिर वो काट देगा। और यहाँ पे क्या हुआ, सी ने सीधा पढ़ लिया जेड नॉट, तो यहाँ पे इन दोनों की लिंकिंग हो सकती थी कि पहले सी ने बी को काट लिया, उसके बाद फिर जब फिर सी ने पढ़ा था जेड नॉट तो सारा सी पुश हुआ था, तो किसी स्टेट पे गए होंगे, है ना। उसके बाद फिर डी ने कटाई करनी थी, तो यहाँ पे भी वही चीज है, उसी स्टेट पे आ जाना, सी ने पढ़ा जेड नॉट तो उसी स्टेट पे आ जाना, और डी से इसकी काट लेना, मतलब सी सारे पुश कर लेना, उसके बाद डी आएंगे तो सी को काट लेना, एंड सो ऑन। स्टेट्स वगैरह वो सब मैं इतना ज्यादा नहीं बोलूंगा, भाई मैंने ना करते करते काफी कुछ आपको समझा दिया है। आप आई थिंक इतने मैच्योर हो चुके हो, मैंने लॉजिक क्लियर कर दिया, तो आप अपना बना सकते हो, कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो फर्स्ट क्लास हमारा डीपीडीए बनेगा इसके लिए। तो लैंग्वेज विल बी डीसीएफएल, ठीक है। तो मैं ऊपर लिखता चला जाता हूँ, मैं देखो पहली लैंग्वेज जो हमने तो सीधा इंप्रूव कर ली थी, पुश पुश पॉप पॉप, इसमें तो 1% की भी टेंशन नहीं थी, डीसीएफएल निकली थी, कोई टेंशन नहीं आई। ये भी डीसीएफएल निकली, पीडीए थोड़ा सा बड़ा बनेगा बट बन रहा है, रादर अच्छा बोल तो डीपीडीए बन रहा है, बड़ा बनेगा बट बन रहा है, ठीक है। आई थिंक कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप आराम से गैस कर पा रहे होगे, ठीक है जी। पूरा भी बना सकता हूं बट रियली वो इतना रिक्वायर्ड नहीं है, गेट के रिक्वायर्ड होता तो मैं जरूर बनाता, इतना टाइम बर्बाद क्यों करें इतने छोटे से टॉपिक के पीछे, है ना। मेन बात बस आपको समझ में आ जानी चाहिए कि ये डीसीएफएल आ रही है। अच्छा आखिरी की बात करनी है, m प्लस क्यू इज इक्वल टू n प्लस पी, तो मैं चाहूं तो ये होमवर्क के लिए छोड़ सकता हूं, आप अपने आप गैस कर सकते हैं। अगर आपको ये ढंग से समझ में आ चुकी है ना भाई, तो ये बड़े आराम से समझ में आ जाएगी आपको। सेम अप्रोच, एकदम सेम केसेस, बस उल्टे हो जाएंगे थोड़ा सा, बस दिखाऊं एक बार, चलो दिखा देता हूँ। ऐसे जुलम हो जाएगा, आपको लगेगा कि सर आपने बहुत बड़ा जुलम कर दिया है, तो मैं जुलम नहीं करता, मैं दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। ओके जी, तो अब एक बार फटाफट से दोबारा से लिख लेते हैं। हाँ जी, लैंग्वेज क्या है जी, a पावर m, b पावर n, c पावर p, d पावर q सच दैट m प्लस q इज इक्वल टू n प्लस p। एक बार ऊपर चेक कर लेते हैं भाई, ये था ना इन दोनों का सम, इन दोनों के सम के बराबर था। हाँ जी, m प्लस क्यू इज इक्वल टू n प्लस पी, ठीक है जी, एकदम फर्स्ट क्लास है। चलो जी अब शुरू हो फटाफट से, है ना। तो अब क्या करेंगे भाई, वही एग्जांपल लेंगे और अपना काम करने की कोशिश करेंगे। तो मतलब इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर है, ठीक है। तो वही बात आएगी, बिल्कुल वही सेम टू सेम 3 केसेस बनेंगे, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। तो वही बात है, पुश पॉप का कंफ्यूजन है ना, तो अभी हमारे को दिक्कत है, तो हम अच्छे से करते हैं। इतना तो तय है, देखो इतना तो तय है, जैसे पहले बताया था आपको, ये तो भैया पुश होना ही होना है और ये पॉप होना ही होना है, क्योंकि हमारे को आखिरी में स्टैक खाली चाहिए था और स्ट्रिंग हमारा खत्म हो जाना चाहिए था। तो ये पुश होना ही होना है, ये पॉप होना ही होना है। इनमें थोड़ी सी दिक्कत है, तो इनकी वो काम करने के लिए हमारे को देखना पड़ेगा। 3 केसेस बनेंगे भाई, है ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट है एकदम। 3 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या होगा जी, m इज ग्रेटर देन n, ठीक है। दूसरा केस क्या होगा जी, m इज लेस देन n, और तीसरा केस क्या होगा जी, m इज इक्वल टू n। तो जो सिंपल है पहले वो कर दो फटाफट से, m इज इक्वल टू n, जैसे ऊपर करा था, बिल्कुल कॉपी पेस्ट ऊपर वाला।
ठीक है, कॉपी पेस्ट मतलब इन द सेंस m इज इक्वल टू n हुआ, अगर यहीं पे देखो भाई, अगर m और n बराबर हुए तो q और p भी तो बराबर होंगे। तो सीधा एग्जांपल लो, पुश पॉप करो, काम खत्म करो। मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये देखो जैसे a पावर 5, वही सेम एग्जांपल ले लेता हूँ, b पावर 5। अब वही बात है, बार बार समझा रहा हूँ, a और b की वैल्यू आपने सेम लिया है तो 5 लिया, तो फिर c और d की कुछ अलग से लेना ताकि दिक्कत नहीं, लेनी तो सेम पड़ेगी क्योंकि देखो m और n बराबर हैं तो m और n कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो q और p भी तो बराबर ही निकलेगा। तो c और d की पावर हमारे को, ये p और q बराबर निकलेगा ना, तो c और d की पावर हमारे को बराबर लेनी है, बट इनके बराबर मत लेना क्योंकि फिर बायसनेस आती है दिमाग में। ठीक है, हाँ जी, तो बताओ भाई क्या ले ले, से वही 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 ले लेते हैं 4 ठीक है, तो बस इसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। पुश पॉप खत्म कहानी, पुश पॉप पुश पॉप। ठीक है, तो सी जेड नॉट ही पड़ेगा, सी ने पढ़ा स्टैक से जेड नॉट, तो मतलब ए और बी हमारे खत्म हो चुके हैं, आपस में एक दूसरे को काट चुके, तो फिर सी सारे पुश हो जाएंगे, डी आएंगे तो उनको काट लेंगे, बस दैट्स इट। और ज्यादा इसमें घुसने की जरूरत नहीं है, सिंपल बात है, एकदम कॉपी पेस्ट था। अच्छा, और ये बात क्या होगी, अब देखो ये जो केसेस थे ना, ये एकदम स्वैप हो जाएंगे, आप प्लीज अपने आप चेक करके देखना क्यों हो रहे हैं स्वैप। थोड़ी मैथमेटिकल बात है भाई, आप थोड़ा सा सोचोगे अपने आप से आपको समझ आ जाएगा, बिल्कुल स्वैप हो जाएंगे। मतलब इन द सेंस मैं आपको करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो m इज ग्रेटर देन n मैंने बोला है ना, तो मतलब a फालतू है ना 20 से, तो लिखो भाई कोई केस लिखो, जैसे वही ऊपर वाला एग्जांपल उठाते हैं ना, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ज्यादा इतना क्यों अपना दिमाग खर्च करें हम लोग, है ना। तो 5 3 4 6, ठीक है, ये ले लेते हैं हम लोग, 5 3 4 6, 5 3 4 6, ठीक है। अच्छा, तो गड़बड़ हो जाएगी सॉरी फॉर दैट, ये सेम टू सेम एग्जांपल नहीं ले सकते थे क्योंकि एम ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया था वो क्या था जी, m प्लस पी इज इक्वल टू n प्लस क्यू। अब मेरे को m प्लस क्यू इज इक्वल टू n प्लस पी चाहिए ना, नंबर सेम ले लेना, ठीक है, नंबर सेम ले लो, बट इन दोनों का सम और इन दोनों का सम हमारे को सेम चाहिए था ना भाई। हाँ, तो फिर इसको 6 ले लो, सॉरी m इज ग्रेटर देन n है ना भाई, तो हम क्या करते हैं, लो इसको ले लो 4, तो C को ले लेना 6 और D को ले लेना 5, ठीक है, तो 6 4 और ये 5 5, ठीक है, आई थिंक आप समझ पा रहे हो। तो ठीक है, तो वैसे ना ठीक है, दैट्स इट, इतना इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की हमारे को जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट है। बताओ फटाफट कैसे करेंगे, है ना। देखो A फालतू है B से, हमने वही काम किया, तो बताओ फटाफट से क्या करेंगे। देखो बहुत सिंपल सा सिनेरियो है, मैं ऊपर कर देता हूँ, हाँ जी, तो मेरे ख्याल आप अपने आप कर भी जाओगे, है ना। तो क्या करेंगे भाई, जेड नोट था स्टैक में इनिशियली, 5 पुश हुए, 1 2 3 4 5, 5 पुश हुए, बी आए तो वही बात है जी, कटाई है ना, जैसे पहले कटाई करी थी, कटाई कर लेना, 4 भी काट लेंगे, 4 बी ने 4 ए काट दिए। अब आए सी, अब कॉमन सेंस देखो भाई, एक ए बच रहा है स्टैक में, सी 6 है और डी 5 है, तो वही बात है जी, पहले सी पुश होंगे, ए मतलब पहले सी काटेंगे, जो ए फालतू है वो सारे ए काटेंगे, उसके बाद 5 सी बचेंगे, तो 5 सी को पुश कर लेना, ठीक है। ए मैंने काट दिया, एक सी से एक काट दिया, बचे 5 सी, तो 1 2 3 4 5 सी पुश करे, और जब डी आए तो मैंने इन सबको काट दिया। भाई ये देखो, अब वही केस निकल के आया कि नहीं आया, जो हमारा सेकंड केस था, हमने बिल्कुल वैसे ही काम यहाँ पे करके दिखाया है, ठीक है। तो मतलब ये पुश, ये पॉप, ये पॉप, ये पुश, ये पॉप, ये पुश, फिर पॉप, है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको मैंने यहाँ पे क्या किया है, ठीक है ना। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, राधा थोड़ा सा अलग हुआ है, सॉरी फॉर दैट, है ना, थोड़ा सा अलग हुआ है, एकदम कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ, मतलब लॉजिक इसी के टाइप से चला है ना, लॉजिक इसी के स्टाइल से चला है। तो मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ आपको हमने क्या क्या काम किया यहाँ पे, है ना। तो देखो हमने क्या किया जी, a पावर m, b पावर n, c पावर p, d पावर q। तो आपने सबसे पहले जितने एज आए थे सारे के सारे उठा करके ब्लाइंडली पुश कर दिए, उसके बाद जब बीज आए तो आपने सारे के सारे, क्योंकि ए फालतू थे ना बी से, तो फिर बी से आपने पॉप करवाया, पॉप करवाने के बाद फिर जब सी आए तो फिर आपने क्या किया, जो ए बच रहे थे उनको पहले पॉप करवाया, उसके बाद फिर आपने जो बचे हुए सी थे वो सारे पुश किए, और फिर डी से जो सी बचे हुए थे उन सबको काट लिए, ठीक है। तो ये सिनेरियो होगा, है ना। तो ये इनमें कहीं था नहीं, इनमें से तो किसी सिनेरियो से मैच नहीं होता, तो हमने एग्जैक्टली किया क्या, मतलब इस स्टाइल से, जैसे मैंने यहाँ पे ये स्टाइल सिखाया था, ये वही स्टाइल बना है, ठीक है। क्योंकि देखो ए हमने पुश किए थे, बी फिर हमने काटने की कोशिश करी थी, और जो भी एक्स्ट्रा बच गए थे वो पुश करे थे, और फिर सी से हमने उनको काटा था, और जो सी बच गए थे एक्स्ट्रा वो आपने पुश किए थे, और फिर जो डी आए थे आपने उनको काटा था। तो लगभग यही काम मैंने यहाँ किया है, पर जो बी के साथ हुआ था ना, जो बी के साथ हुआ था वो ए के साथ हो गया यहाँ पे,
है ना। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। ठीक है जी, तो अब किया क्या हमने, इतना मत घुसो भाई, इतना डिटेल में इतना करने की जरूरत नहीं है। मैं पता नहीं क्यों ना करते करते फिर भी इतना कुछ बोल देता हूँ कि बस मेरे से एक्चुअली कंट्रोल नहीं होता। वही बात है ना, इतना कुछ सीखा हुआ है तो फिर कंट्रोल होता नहीं है मन से। तो आपको इतना ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, जितना आपको समझ में आ रहा है मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो बस सब कुछ छोड़ो, लिंकिंग को मारो गोली, ऊपर से क्या लिंक हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, क्या अंदर, उसको छोड़ दो। सिंपल बात करो, जितना मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने क्या किया, बस यहाँ पे मेरे से इतनी बात करो, बाकी ज्यादा करो ही मत कुछ, सीधी बात करो भाई, क्या किया आपने, है ना। तो आपने इन दोनों का सम, बी और सी का सम ए और डी के बराबर चाहिए था। तो अगर ए फालतू थे बी से, तो आपने क्या किया, 5 ए पुश करे ना, उसके बाद जो 4 बी थे उनसे ए सारे काट लिए। अब जो बचा हुआ ए था एक ए बच रहा था, सी 6 थे और डी 5 थे। तो सी जो 6 थे, आपने पहले सी से ए को काटा, अब बच गए 5 सी आपने पुश करे और डी से काटे हैं। तो बस मैंने वही कर दिया, पहले ए सारे पुश कर लिए, बी से कटाई कर ली, जो ए कुछ बच गए थे सी ने पहले उनको काटा, ये भी पॉप हुआ। तो ये पॉप जो हुआ ये किसके लिए हुआ है जी, ये ए के लिए हुआ है, काटा है आपने। उसके बाद फिर जो सी बच गए थे वो पुश कर लिए, है ना, और उसके बाद जब डी आए तो आपने पॉप करवा लिया, बस दैट्स इट, बस ज्यादा और मत करो। ठीक है, मोर देन सफिशिएंट है ये। अच्छा, अब बात करो जी एम इज लेस देन एन। एम इज लेस देन एन में क्या होगा, देखो बहुत सिंपल है। तो इसी टाइप से अपना एग्जांपल ले लो, है ना, थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा हमारा। हाँ, तो हम क्या करते हैं कि ए ले लेते हैं 4, बी ले लेते हैं जी 5। ठीक है जी, तो सी हमारे को कितना लेना पड़ेगा, 5, 5 और 5 10 हो जाएगा, और डी हम ले लेते हैं से 6। ठीक है, तो स्वैप हो गए बस। देखो कॉमन से ये स्वैप होंगे तो ऑब्वियसली ये भी स्वैप होंगे, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, तो हमने वही किया, ए और बी को स्वैप कर लिया, तो फिर सी डी की नंबर्स भी स्वैप हो जाएगा। ठीक है जी, तो वही बात है कि 4 और 6 10, और यहाँ 5 और 5 10। चलो शुरू हो जाओ फटाफट, बहुत सिंपल है ना। तो देखो क्यू नोट था, तो अब क्या करोगे, पहले ए पुश करोगे, है ना। तो 1 2 3 4, 4 ए पुश करे। अब जब 20 आएंगे तो कॉमन सेंस से सोचो, हम इन सबको काटेंगे, और जो एक्स्ट्रा बी बच गए वो आपने स्टैक के अंदर डाल दिया, एक भी आपने डाल दिया क्योंकि एक एक्स्ट्रा बच रहा था। अब जो सी आए, अब देखो सी और बी का सम डी के बराबर है, तो जो सी आएंगे आप उन सभी सी को पुश कर लोगे, 1 2 3 4 5, और जब डी आएंगे 6 डी थे तो इन सबको एक एक करके काट देना। ठीक है, दैट्स इट, मेरे ख्याल से और मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। नीट एंड क्लीन रखो, थोड़ा बहुत करो, ज्यादा इतना मत घुसो, ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है एंड सो ऑन। प्लीज थोड़ा सा आप सोचोगे तो आपको अपने से समझ में आएगा। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है भाई, मेरे को इतना एग्जांपल को इतना खींचना नहीं चाह रहा था, ना करते बहुत ज्यादा खींच गया ये। चलो ठीक है जी, चलो शुरू हो जाओ फटाफट। तो अब हमने किया कि आप जरा मुझे ये समझाओ। ठीक है, तो हम यहाँ लिखते हैं ए पावर एम, बी पावर एन, सी पावर पी, डी पावर क्यू। तो पहले ए आपने सारे के सारे उठा के पुश करे, क्योंकि बी फालतू थे तो आपने पहले बी पॉप करवाए, है ना। तो पॉप करा तो मतलब ए और बी कटाई कर ली, कटाई करने के बाद जो भी एक्स्ट्रा बच गए वो आपने क्या करे जी, पुश करे। उसके बाद जो सी आए वो भी सारे के सारे उठा के आपने पुश करे, और जब डी आए तो आपने करे पॉप। तो ये जो पॉप होगा कटाई होगा, तो वो इसको भी काटेगा और इसको भी काटेगा। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से और मेरे को करने की जरूरत नहीं है। मेन बात क्या है भाई, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पुश करना है पॉप करना है एंड सो ऑन, तो बस दैट्स इट। तो ये भी डीसीएफएल निकलेगी। तो एक बार मैं क्या करता हूँ ना, छोटा कर देता हूँ, आप आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो, है ना। तो लो शुरू हो जाओ फटाफट। तो ये 3 एग्जांपल्स हैं, ये आपको तीनों ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लेना पहले, ठीक है, जहां मेरा हैंड चल रहा है वहां तक देखो, यहाँ तक नोट डाउन कर लो। उसके बाद ये जो स्टैक वाली कहानी थी वो नोट डाउन करो, ठीक है, यहाँ तक कर लो बेशक से, ये यहाँ तक, ठीक है, पुश पॉप तक 3 केसेस यहाँ तक लिख लो। उसके बाद फिर ये जो बचा हुआ पार्ट है वो लिख लो। ठीक है, नोट डाउन कर लिया। हाँ, तो अब मेन बात क्या है भाई, जो अगर गेट एग्जाम में क्वेश्चन आ भी गया तो बस आपको ध्यान क्या रखना है, ये जितनी भी है ना भाई, सारी की सारी डीसीएफएल निकलती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो डीसीएफएल। ठीक है, ओके। तो मेन बात क्या है, जो कंफ्यूजन आ सकती है कि जब इक्वल वाली बात करते थे कि m इज इक्वल टू पी, n इज इक्वल टू क्यू, वो तो डीसीएफएल क्या सीएफएल भी नहीं निकलती, वो तो सीएसएल में चली जाती है। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ढंग से समझाया था, आपको याद आ रहा होगा। ऐसे ही m इज इक्वल टू n, p इज इक्वल टू क्यू, इक्वल वाली बात नहीं, सम में कोई टेंशन नहीं है, इक्वल में हमारे को थोड़ी सी दिक्कत आती थी, है ना। m इज इक्वल टू n, p इज इक्वल टू क्यू, बात बन जाएगी आराम से, है ना, वो डीसीएफएल निकल आएगी। m इज इक्वल टू क्यू, n इज इक्वल टू p, वो भी डीसीएफएल निकल आएगी, वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूँ। बट m इज इक्वल टू p, n इज इक्वल टू q, वो डीसीएफएल नहीं निकलती, मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में समझा चुका हूं। जब प्लस वाली बात आती है तो सारी सारी डीसीएफएल निकलती हैं। अब भाई खींचने वाली बात है, m माइनस n इज इक्वल टू p माइनस q, m माइनस p, यहाँ पे प्लस की बजाय माइनस में कर दूं तो मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो कि घुमा फिरा करके यही बन जाएंगी, है ना। तो देखो, अगर मैं ये चीज बोल देता, 3 एग्जाम्पल अगर आपके मन में और आ रहे होते तो मैं नीचे लिख के दिखाऊं। देखो, अगर आप ये बोल देते m माइनस n इज इक्वल टू p माइनस q, तो घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा भाई, m प्लस q इज इक्वल टू p प्लस n, m प्लस q इज इक्वल टू p प्लस n, ये तो इसमें कन्वर्ट होगी ना, है ना। तो अगर आपने यहाँ पे प्लस की वजह माइनस लगाया
तो इसमें कन्वर्ट होती है। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ DCFL है। तो अब खींचने वाली बात है भैया ना, माइनस करो प्लस करो, इट हार्डली मैटर्स टू मी, सारी DCFL निकलेंगे, आपको टेंशन रहेगी। ये इसको अगर आप माइनस करो तो क्या बनेगा जी, m माइनस पी इज इक्वल टू एन माइनस क्यू। तो घुमा फिरा करके क्या बन जाएगा भाई, m प्लस क्यू इज इक्वल टू एन प्लस पी, ये भी वही बन जाएगा तीसरी वाला केस। और लास्ट वाला केस जो था m माइनस क्यू इज इक्वल टू एन माइनस पी, तो m प्लस पी इज इक्वल टू एन प्लस क्यू, तो ये वाला बन जाएगा, है ना। तो अगर तीसरे वाले को देख रहे हो, तीसरे वाले में प्लस को माइनस करा तो ये बन गया, पहले दो को आपने प्लस को माइनस करा तो फिर यही बन के आ रहा था। प्लीज अपने आप चेक कर सकते हो। तो घुमा फिरा करके सारी DCFL निकलेंगी, 1% की भी टेंशन मत पाना। बट प्लस माइनस वाली बात तो ठीक है, मल्टीप्लाई और डिवीजन आ गया तो भाई हम लोग वहां पे फंस जाएंगे, वो फिर हमारी DCFL नहीं रहने वाली, ठीक है। वो फिर हमारी CFL भी नहीं रहेगी, वो तो CSL में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन हमारे PDA के बस की बात नहीं होती, आपको याद आ रहा होगा, ठीक है। तो अगर मैं ऐसे बोल देता, इन्हीं के अलावा ये देखो, जैसे प्लस की बजाय अगर मैं माइनस कर रहा हूं, तो यह मैंने ये लिखा है भैया, रफली मैं बोल रहा हूँ, प्लस को मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, प्लस को मैंने माइनस में कन्वर्ट कर दिया, तो ये बने, ये सारे के सारे इन्हीं में कन्वर्ट हो रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहीं पे ही अगर मैंने ये जो प्लस था, है ना, अगर मैंने इसी प्लस को मल्टीप्लीकेशन में या डिवीजन में कन्वर्ट करा होता तो मैं बिल्कुल ही फंस जाता, है ना। तो मैं बोल देता m मल्टीप्लाइड बाय n इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय q, बात नहीं बनेगी, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन डिवीजन ऐसे सिमिलरली यहाँ पे ये बोल सकते थे m डिवाइडेड बाय n इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q, तो वो तो वही बात है, मल्टीप्लाई और डिवाइड लगभग एक जैसे चलेंगे, क्योंकि m इंटू क्यू इज इक्वल टू n इंटू p, वो सब बन जाएगा। वो बकवास बात है, आप अपने आप से समझ पा रहे होगे, इतना मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। तो मेन बात है भाई, ये सारी के सारी क्या निकलेंगे जी, CSL निकलेंगे, क्योंकि पीडीए मैंने आपको बहुत बार समझाया है, पीडीए क्या क्या कर सकता है, प्लस और माइनस तो कर सकता है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन पीडीए के बस की बात नहीं होती। आई थिंक समझ में आ रहा होगा सबको, ठीक है। चलो डेट्स इट। तो मैंने काफी कुछ आपको समझा दिए, आपको क्लियर हो गया होगा। ये छोटी छोटी जो इंपॉर्टेंट बातें थी, इसको भी नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट पेज पे मैं जंप कर रहा हूँ, बढ़ जाऊँ आगे, चलो जी। हाँ, आप देखो ये क्वेश्चन है, W हैश W ट्रांसपोज W बिलोंग टू AB का स्टार, है ना। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा, मैंने इसके लिए आपको DPD बना के दिखा रखा है ना, DPD बना के दिखा रखा है, तो पक्की बात है भाई, ये क्या निकलेगी जी, DCFL। अगर आपको नहीं याद आ रहा तो मेरे PD के कंस्ट्रक्शन के वीडियो देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ, तो इट विल बी DCFL, फर्स्ट क्लास DCFL है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट और ये बताओ मेरे को जरा, ये नया आ गया, W ट्रांसपोज W बिलोंग टू AB का स्टार, तो ये ऑड पैलिंड्रोम की निशानी होगी, है ना, ऑड पैलिंड्रोम। सारे ऑड पैलिंड्रोम नहीं आएंगे, क्योंकि सारे के सारे ऑड पैलिंड्रोम चाहिए होते तो यहाँ पे बी भी आता, है ना। तो W ए कॉमा बी, इस टाइप से हम लिखते हैं ना। तो WA ज्यादा अच्छे से लिखो, तो अगर ऑल पॉसिबल ऑड पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B, तो उसको आप कैसे लिखते हैं, WA W ट्रांसपोज यूनियन W ट्रांसपोज W बिलोंग्स टू AB का स्टार, ये सारे होते। तो अभी मैंने जो ऑड पैलिंड्रोम लिखे हैं उसमें बीच में A आएगा, बीच में बैठा है, आजू बाजू जो भी आएंगे वो एक दूसरे के इनवर्स हो गए, है ना, उल्टे होंगे, ट्रांसपोज हो गए, ठीक है। और बीच में ए बैठा होगा, तो यहाँ पे क्योंकि बीच में ए भी बैठ सकता था, बी भी बैठ सकता था। अगर आपको नहीं समझ आ रहा है पैराडॉक्स वगैरह से क्या है, तो प्लीज भाई कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर्स के मेरे वीडियो देखो, मैंने वहां सारा अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ग्रामर बना के दिखाई थी, एक एक बात, एक एक चीज, एक एक पिन ड्रॉप पॉइंट मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, प्लीज वहां देखो। मैं ज्यादा यहाँ नहीं बोलूंगा, टाइम बर्बाद होगा और कुछ नहीं, ठीक है जी। तो ऑड पैलिंड्रोम हमने लिखे, सारे तो नहीं लिखे, बीच में बस ये आना चाहिए। तो बताओ भाई, ये DCFL निकलेगी कि नहीं? ऑब्वियस सी बात है भैया, DCFL नहीं निकलने वाली, है ना, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ए, इसकी पहचान कैसे करोगे, कॉमन सेंस से। ये देखो, जैसे मैं बोलता हूं ए बी ए और ए बी ए और बीच में बैठा ए, तो अब आप बताओ भाई, ये ए, तो ये क्या, ये कोई, ये गोरा है, ये काला है, ये गोरा है, ऐसा कुछ तो है नहीं ना भाई, तो पता नहीं लगेगा इसको पीडीए को, है ना। तो मतलब कब ए आया और कब मेरे को इस ए को फेंकना है, क्योंकि हैश टाइप मानेंगे ना हम इसको, कब इस ए को फेंकना और पुश करवाना है एंड सो ऑन, वो सब इसको समझ नहीं आएगा। तो पक्की बात है, ये आप कॉमन सेंस से गेस कर पा रहे होगे, ये इसके लिए ये CFL बनेगी, बट DCFL नहीं बनेगी, ये DCFL नहीं बन पाएगी, है ना, क्योंकि DPDA नहीं बनने वाला, क्योंकि वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा भैया, ए क्या कहाँ आया, मतलब इस ए को कब ए को फेंकना है उसको नहीं पता लगेगा, क्योंकि गोरा काला यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, छोटा बड़ा, ये छोटा है ये बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, नथिंग इज देयर। तो पहचान ही नहीं कर पाएगा, इसको समझ ही नहीं आएगा कब फेंकना है एंड सो ऑन, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इतना तो इंटेलिजेंट हो, इतना तो आप समझ पा रहे होगे मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ज्यादा बोलने की मेरे को जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट होगा कुछ, ठीक है जी। तो ऑब्वियस ही बात है, जब ये नहीं बना तो फिर इनका तो बनने का कोई मतलब ही नहीं है, तो ये भी क्या निकलेगी जी, ये हमारी DCFL नहीं निकलेगी,
DCFL नहीं निकलेगी, CFL तो निकलेगी ना, क्योंकि NDPD तो बन जाएगा। तो सिंपल बात है, ध्यान रखना ना। नेक्स्ट पेज पे आ रहा हूँ। हाँ, तो ये यहाँ पे यही चीज मैं कहना चाहता, इवन पैलिंड्रोम हो चाहे ऑड पैलिंड्रोम हो, लैंग्वेज ऑफ इवन पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B, दिस इज दिस। तो सीधा क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है, लैंग्वेज ऑफ इवन पैलिंड्रोम्स ओवर E आया हुआ है प्लीज, इसलिए मैंने लिखी है, नहीं तो मैं लिखता ना, आपको पता है मैं लिखने का चोर हूं मैं अच्छा नहीं लगता मेरे को लिखना, तो आया हुआ क्वेश्चन इसलिए मैं लिख रहा हूँ। लैंग्वेज ऑफ इवन पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B इज DCFL। बकवास है बात, फॉल्स है ये। CFL है, DCFL नहीं है भाई, है ना, क्योंकि हमारे को पता नहीं लगेगा कहाँ पे कब पॉप करना है हैंड्स ऑन, है ना। तो आपको याद आ रहा होगा, मैंने प्लीज जो कंस्ट्रक्शन ऑफ पीडी है उसका टॉपिक देखो, मैंने बहुत डिटेल में अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है जी। तो CFL तो निकलेगा, लेकिन DCFL नहीं निकलेगा। हाँ, अगर बोल देता हैश पैलिंड्रोम, ठीक है, ऐसे आ जाता है हैश पैलिंड्रोम, ठीक है, या लिखना चाहता था वो ढंग से लिख भी सकता था कि मिडल सिंबल इज हैश, या मिडल सिंबल इज @ या मिडल सिंबल इज $, तो फिर आप अपने आप से समझ पा रहे हो कि वो DCFL निकल आएगी, क्योंकि हमारे को पता लग जाएगा। हैश आने के बाद हमारा माइंडसेट चेंज होता था, कटाई वाला हैंड्स ऑन। प्लीज आपको याद आ रहा होगा, मैंने पीडीए के कंस्ट्रक्शन मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है लैंग्वेज ऑफ, ये कॉपी पेस्ट कर लेना, ऑड पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B इज DCFL। बकवास है बात, है ना। तो CFL है भाई, DCFL नहीं है। ऑड पैलिंड्रोम मैं अभी पीछे आपको दिखा चुका हूँ। हाँ, और सिमिलरली नॉर्मली ये भी क्वेश्चन आ सकता था, इवन या ऑड को छोड़ के सिंपल बात बोल देता है, लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B इज DCFL। बिल्कुल बात बकवास है, इवन हो या ऑड हो, मतलब फिर सबका यूनियन हो जाएगा, समझ पा रहे हो। देखो, अगर क्वेश्चन आता यहीं पे, मैं पूरा लिख रहा हूँ बस, वही बात है, लिखना पड़ेगा भाई, है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, गेट एग्जाम में आ गई तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो मैं पूरा एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल। मैं ऐसे लिखूं कि लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B इज DCFL। बकवास है बात, CFL निकलेगी, क्योंकि पैलिंड्रोम्स में या तो इवन होंगे या वो ऑड होंगे, और दोनों ही नहीं निकलते, है ना। तो पूरी पैलिंड्रोम्स की लैंग्वेज कैसे लिखोगे भाई, ऑब्वियस बात है, 3 लैंग्वेज का यूनियन होगा, है ना। कौन कौन सा, ये तो इवन पैलिंड्रोम्स हो गए, यूनियन WA W ट्रांसपोज, ये ऑड वाला बीच में A बैठा हो या फिर बीच में B बैठा हो, तो WB W ट्रांसपोज, ठीक है, सच दैट W बिलोंग्स टू AB का स्टार, ठीक है। तो ये हमारी लैंग्वेज है, ये है जी पैलिंड्रोम्स की लैंग्वेज, और ऑब्वियसली ये DCFL नहीं है, आप कॉमन सेंस से गैस कर पा रहे होगे, ज्यादा मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। चलो जी, अब मैं कर देता हूँ इसको छोटा, सॉरी, हाँ, मैं कर देता हूँ छोटा, आप फटाफट इसको कर लो नोट डाउन। तो पहली क्या बनी, लैंग्वेज ऑफ इवन पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B इज DCFL। बकवास है बात। लैंग्वेज ऑफ ऑड पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B इज DCFL। बकवास है बात। लैंग्वेज ऑफ पैलिंड्रोम्स ओवर A एंड B इज DCFL। ये भी बकवास बात है ना। थिंक समझ में आ रहा होगा सबको। आगे बढ़ रहा हूं मैं। हाँ, W ट्रांसपोज, है ना, C लगा लो, हैश लगा लो, मतलब बीच में मेन बात क्या है भाई, ऐसा सिंबल डालना जो कि A और B से अलग हो, तो हमारी बात बन जाएगी। तो C आते हमारा दिमाग घूम जाएगा कि हाँ जी अब कटाई करनी है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो A और B के अलावा यहाँ पे जो भी A और B के अलावा बीच में कोई भी सिंबल घुसा लेना, तो पक्की बात है भैया वो DCFL निकलेगी, 1% की भी टेंशन नहीं है, ठीक है। इट विल बी 100% DCFL। जरा सा भी डाउट है तो पीडीए के कंस्ट्रक्शन के वीडियोस देखो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन किया हुआ है ये सब, ठीक है, मैं यहाँ नहीं बोलूंगा, आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है जी। WC∀M W ट्रांसपोज सच दैट W बिलोंग टू AB का स्टार एंड M इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें भी कोई टेंशन नहीं है भाई, मतलब कम से कम एक सी तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है बीच में। तो जैसे ही एक भी आपने सी पढ़ा तो आपका माइंडसेट चेंज हो जाएगा, और फालतू सी होंगे, जितने भी फालतू होंगे सारे फेंक देना, इसमें क्या टेंशन है। पीडी तो बनेगा आराम से ना, दादा अच्छा बोलो तो DPD बनेगा, तो इट विल बी DCFL। समझ आया। तो क्या होगा भाई, पहले A आए B आए, जो कुछ है सारा आंख बंद कर करके पुश, और एक सी तो पढ़ना ही पड़ता ना कम से कम। तो एक सी, तो 1C आपको क्या करना है जी, 1C से स्टेट चेंज कर लेनी है, मतलब अपना दिमाग घुमा लेना है भाई, अब काटने वाला। तो 1C स्टेट चेंज, है ना, वही बात है भाई, बहुत गंदा लिखा गया है। तो फर्स्ट C, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, फर्स्ट C स्टेट चेंज एंड इग्नोर इट, ठीक है। रेस्ट C नो स्टेट चेंज करने की जरूरत नहीं है, रफली मैं लिख रहा हूं, ठीक है, लॉजिक बाकी आप अपने आप लिख सकते हो। रेस्ट C नो स्टेट चेंज एंड इग्नोर, उन सबको इग्नोर कर देना, और जब W ट्रांसपोज आएगा तो फिर कटाई है हमारी।
ए बी बी वो सब मिलना चाहिए था, आपको याद आ रहा होगा, मैंने सारा समझा रखा है। तो मेन बात आपको समझ आ चुकी है भाई, डब्ल्यू सी पावर एम डब्ल्यू ट्रांसपोज, तो इसमें हमारे को 1% की भी टेंशन नहीं है। पहले जितना जो भी डब्ल्यू आएगा, ए आएगा, बी आएगा, कुछ भी आएगा, सारा आंख बंद करके पुश करते चले जाएंगे। जैसे ही पहला सी पढ़ेंगे हमारा दिमाग घूम जाएगा, अब कटाई वाला दिमाग है। अच्छा जी सी आ चुका तो उसके बाद ट्रांसपोज आना है, तो हम कटाई वाला दिमाग आएगा। और तो सी को तो हम फेंक देंगे, और क्योंकि जैसे हम हैश पढ़ते थे बीच में, तो हैश को फेंक देते थे और स्टेट बदल लेते थे। एक हमने यहाँ किया, पहले सी से स्टेट चेंज कर लिया और उसको फेंक दिया, और बाकी जितने भी सी है उन सबको भी फेंक दिया, हमने स्टैक के अंदर पुश नहीं किया। और उसको जब जैसे ही डब्ल्यू ट्रांसपोज आएगा तो फिर हम लोग कटाई शुरू कर लेंगे। एंड सोन आप समझ चुके होगे। मेन बात क्या है भैया, डीसीएफएल आएगी। ठीक है, अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज बहुत ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन ये आता, ठीक है, प्लीज कूदना शुरू नहीं कर देना गेट एग्जाम में। बहुत सारे बच्चे कूदना शुरू कर देते कि ओहो ये तो सर ने पढ़ा रखी है, आगे लैंग्वेज एज इट इज, तो हमारी बात बन गई है एंड सो ऑन। तो अगर ऐसा कुछ होता, डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार, और साथ साथ अगर हम यहाँ बोल देते एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत ध्यान रखना, अभी पीछे पढ़ना है क्या है, ये लैंग्वेज देखते ही कूदना शुरू नहीं कर देना। अगर एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया तो ऐसा भी हो सकता था सी मैंने एक भी नहीं पढ़ा। अगर आपने सी एक भी नहीं पढ़ा तो फिर दिमाग कैसे चेंज करोगे अपना कटाई वाला। तो अगेन आप समझ पा रहे हो भाई, ये एनडीपीडीए बनेगा इसके लिए, एनडीपीडीए, डीपीडीए नहीं बनेगा। इसका मतलब ये डीसीएफएल नहीं होगी। ठीक है, तो ये फॉर्मेट रटना नहीं है भाई, ये फॉर्मेट देखते सीधा बोल के भाग जाओ कि हो ये बात बनेगी नहीं, प्लीज बहुत ध्यान रखना। अब इस टाइप के क्वेश्चन ना 1,00,000 बन सकते हैं, आपको घुमाने के लिए पता नहीं क्या कर देंगे यहाँ पे, है ना। फॉर्मेट ये देखो, जैसे मैं ये क्वेश्चन दूं आपको, डब्ल्यू सी पावर एम डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी सी का स्टार एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 बोल दिया मैंने। अब आप बोलो भाई, अगेन कॉमन सेंस से आप गेस कर पा रहे होगे, ये इसके लिए डीपीडीए नहीं बनने वाला, मतलब सीधा लिख दूं डीसीएफएल ये नहीं होगी, ये डीसीएफएल नहीं होगी, क्योंकि सी भी बीच में बैठा है भाई, तो डब्ल्यू में सी भी आएगा, तो फिर वो जो डब्ल्यू में सी आ रहे होंगे और ये सी में कहां डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं है, तो बात नहीं बनेगी, तो ऑब्वियसली डीसीएफएल नहीं होगी। अच्छा, और देखो अब वही बात है, रटोगे चीजों तो फंस भी सकते हो गेट एग्जाम में। तो ऐसे आ सकता था, जैसे डब्ल्यू सी पावर एम डब्ल्यू ट्रांसपोज डब्ल्यू बिलोंग्स टू ए बी सी एंड एम इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब बोलना, अब तो ये रेगुलर है। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो प्लीज एग्जांपल देखो, मैंने आपको बहुत सारे कराए थे कि ऐसी लैंग्वेजेस होती है जो कि रेगुलर अपीयर मतलब लग रही होती है कि रेगुलर नहीं होगी, बट वो रेगुलर निकल आती थी। स्ट्रिंग मैचिंग के मैंने दुनिया भर के क्वेश्चन कराए थे, आप प्लीज मेरे प्रीवियस लेक्चर चेक करो, मैंने वहां सारा एक्सप्लेन कर रखा है। तो रेगुलर है तो पक्की बात है भाई, डीसीएफएल तो है ही है, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि रेगुलर क्यों है, स्ट्रिंग मैचिंग ही नहीं है यहाँ पे। ए बी सी मतलब 3 ही स्ट्रिंग है, ए बी या सी, उसी को डब्ल्यू बिलोंग करेगा, तो डब्ल्यू कैन बी इधर ए या बी या सी। तो बस आई थिंक मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग मैचिंग नहीं है तो ऑब्वियस बात है रेगुलर है। मैंने आपको याद है, मैंने आपको समझाया था रेगुलर कब होती है, किसी भी तरीके से स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड कर जाओ। तो यहाँ पे स्ट्रिंग मैचिंग अवॉइड करने में कामयाब हो चुके हैं, तो हमारी बात बन जाएगी। लगभग 4 लेक्चर बनाए थे मैंने, अगर आपको याद आ रहा होता है ना, लैंग्वेजेस जो कि लगता है कि रेगुलर होंगी, रेगुलर नहीं होंगी, बट वो रेगुलर निकल आती थी, है ना। बहुत सारे ब्यूटीफुल एग्जांपल्स मैंने कराए थे, आपको याद आ रहा होगा। प्लीज मेरे वीडियो चेक करो, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है। चैप्टर 1 जो था ना हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेजेस, उसमें ये मैंने टॉपिक डिस्कस कर रखा है, आपको याद आ रहा होगा। नहीं याद आ रहा तो प्लीज चेक करो भाई। ठीक है, तो लैंग्वेजेस विच डू नॉट अपीयर टू बी रेगुलर बट स्टिल दे आर रेगुलर, है ना। तो मैंने बहुत दुनिया भर के एग्जांपल्स कराए थे, आपको याद आ रहा होगा। चलो ठीक है जी, आगे बढ़ू। ठीक है जी, तो इन सब बातों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। छोटा कर देता हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, रटना कुछ भी नहीं है भाई, रटना तो गेट के लिए बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है। इसलिए मैंने आपको अलग अलग फ्लेवर्स दिखाए हैं, इसी एक ही क्वेश्चन के अलग अलग फ्लेवर्स दिखाए हैं, तो यही आ जाएंगे गेट एग्जाम में घुमा घुमा के, है ना। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। और इनफैक्ट ये तो आई हुई लैंग्वेज है, ये वाली लैंग्वेज आई हुई है गेट एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखना, ये भी आई हुई है। ठीक है, अब ये नहीं आई है तो इनके आने के चांसेस है, यहाँ पे आपको फंसा देंगे। तो आप रट के गए होगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं ना लगभग गेट एग्जाम में, आपको मैं समझाता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के कंसेप्ट बहुत ज्यादा आते हैं गेट में, एज इट इज रिपीट नहीं होते भाई, है ना। तो वही कंसेप्ट्स हैं जो आपको ढंग से पकड़ के रखने हैं। तो अब जो बच्चा रट के जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहेगा ओहो डब्ल्यू सी पावर एम डब्ल्यू ट्रांसपोज तो आयु लैंग्वेज थी, ये तो डीसीएफएल थी, तो लो भी डीसीएफएल पे मार्क करके आ जाएगा। बट ये तो बिल्कुल भी डीसीएफएल नहीं होगी, है ना, क्योंकि यहाँ पे डब्ल्यू ए बी का ए बी सी का स्टार दे रखा है, तो सी भी बीच में इंक्लूडेड है। तो जिसको कंसेप्ट आता होगा वो आंसर कर पाएगा, नहीं तो नहीं होने होगा इसका आंसर। आई थिंक आप समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, चलो जी,
तो कर लो इसको नोट डाउन, है ना। मैंने एक ही स्क्रीन पे मैं कर देता हूँ, पहले इतना नोट डाउन कर लो, फिर जो बचा मेरे ख्याल कुछ बचा तो है ही नहीं, है ना। हाँ, यहाँ तक ये देखो पूरा एक स्क्रीन पे आ चुका है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे अब जंप करते हैं, ठीक है जी। तो अब है जी डाइकसेट की याद है ना आपको, वेल फॉर्म स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस याद है। नहीं याद आ रहा तो कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉन्टेक्स्ट ग्रामर्स की वीडियो देखो, मैंने वहां एक्सप्लेन कर रखा है आपको। वेल फॉर्म स्ट्रिंग्स ऑफ पैरेंथेसिस, वेल फॉर्म स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस, ठीक है, याद है ना आपको। ये देखो जैसे ये वेल फॉर्म्ड है, ये वेल फॉर्म नहीं है, ये वेल फॉर्म्ड है ना। तो ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट वो मैचिंग वो सब आपको याद आ रहा होगा ना, सिंपल बातें हैं सारी, ठीक है ना। तो ये एक ये भी ब्रैकेट्स हैं, ये भी ब्रैकेट्स हैं, ये भी ब्रैकेट्स हैं, तो फर्स्ट क्लास है, ये पूरी वेल फॉर्म्ड है। ये वेल फॉर्म्ड नहीं है भाई, ये वेल फॉर्म्ड है, ठीक है। आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में, बहुत सिंपल सी कहानी थी। अच्छा जी, तो बताओ मेरे को जरा, ये DCFL निकलेगी कि नहीं निकलेगी। अगर आप थोड़ा सा भी सोचोगे ना, आपके पास एक झटके में आंसर आएगा, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैंने एक्चुअली इसके लिए शायद DPDA नहीं बनवाया आपको, कहो तो पूरा DPDA बनवाऊं, नहीं तो आप आई थिंक इतना मैच्योर हो के आप आंसर कर पा रहे होगे, है ना। देखो करना क्या, लॉजिक बहुत सिंपल है ना। जितने भी ओपनिंग ब्रैकेट आएंगी ये सारी स्टैक में उठा के डाल देना, और जब क्लोजिंग आएंगी तो उनको काट लेना, ठीक है। तो सिंपल बात है, बस इतनी याद रखना है आपको। ओपनिंग स्टैक के अंदर पुश होगी, और जैसे ही क्लोजिंग देखोगे आप स्टैक से उसको पॉप करोगे, ठीक है। और मिंगल अप है, चीजें सारे मिंगल अप है ना। तो करूं एक बारी, या तो बहुत सिंपल भाई, कर लोगे वैसे आप लोग, या चलो कहते हो तो मैं बना के दिखाता हूँ इस क्वेश्चन पे, फिर मैं अभी 2 मिनट बाद आता हूँ, है ना। रिप्रेजेंटेशन डाइकसेट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी, इसकी बात मैं अभी 2 मिनट बात करूंगा, इसको अभी छोड़ो। मैं अभी नीचे आके इसका आपको DPDA बना के दिखाता हूँ। देखो भाई, हम क्या करते हैं, इनिशियल स्टेट क्यू नोट लेते हैं, और जितनी भी ओपनिंग ब्रैकेट आएंगी पुश हो जाएंगी। अच्छा, एक्चुअली ना देखो, रटने वाली बात हो जाएगी, तो मैं एक बार ना फिर आराम आराम से कराता हूँ, है ना। जल्दबाजी नहीं करते, जितनी जल्दबाजी करूंगा ना उतना आप लोग फंसोगे, तो बेटर है मैं इसको बहुत आराम आराम से और बहुत धीरे धीरे समझाता हूँ आपको। देखो सबसे बेस्ट वे आउट क्या होता है ना, अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है क्या नहीं करना है, सबसे बेस्ट वे आउट होता है भाई एग्जाम्पल के थ्रू करो। जैसे हमने इतना तो समझ लिया कि ओपनिंग ब्रैकेट पुश होनी और क्लोजिंग ब्रैकेट से पॉप होना, इतना तो हम समझ चुके हैं। तो सिंपल एग्जाम्पल हो ना पहले, है ना, बिल्कुल सिंपल। ये तो थोड़े से अजीब से एग्जाम्पल हो जाएंगे, ये तो काफी कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल है। सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल आप क्या सोच सकते हो, ये देखो जैसे ये हो, 4 ओपनिंग ले लो और 4 क्लोजिंग ले लो, ठीक है। ये तो इसको आप जैसे देखो, अभी ए और बी की टर्म्स में से हमारे को लिखना था, तो हम ऐसे लिख सकते थे ना, a पावर n b पावर n, है ना। अभी मैंने करना है ये सब काम, अभी 2 मिनट बाद में करूंगा एग्जैक्टली रिप्रेजेंट कैसे होगा। अभी रफली मैं बात करता हूं, अभी मैं सिर्फ इतना कह के बात करता हूं कि ये स्ट्रिंग रफली कैसा होगा भाई, a पावर 4 b पावर 4, तो a पुश होना है, b से काटना है, तो आपको करना आता है, ये मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं, है ना। और दोनों बराबर है ना, a और b, तो देखो इसमें तो क्या टेंशन थी आपकी। तो आप क्या करोगे, सेल्फ लूप लगाओगे, जैसे ए सारे पुश होते थे ना स्टैक में, तो आप यही बोलोगे, ओपनिंग ब्रैकेट है ना यहाँ पे, तो ओपनिंग बोल दो, ओपनिंग z नॉट, उसमें फिर ओपनिंग ओपनिंग देन ओपनिंग ओपनिंग, ठीक है। छोटा छोटा मैं कर रहा हूं ताकि आप अच्छे से देखो, ये सी नहीं है भाई, ओपनिंग ब्रैकेट है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। ओपनिंग z नॉट मतलब शुरू में ओपनिंग ब्रैकेट मिलेगी, आपने पुश कर ली, उसके बाद फिर जितनी भी सब्सिक्वेंट ओपनिंग ब्रैकेट मिल रही होंगी, आप सारी सारी पुश करते चले जाओगे। अच्छा जी, करते करते जैसी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी, आपका दिमाग सेट चेंज, कटाई वाला, तो करो ना भाई, है ना, जैसे हम वहां करते थे बिल्कुल सेम, a पावर n b पावर n वाला। क्लोजिंग स्टैक से ओपनिंग मिल गई, तो यू विल पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक, मतलब यू विल पुश नथिंग ऑन टू द स्टैक, और उसके बाद हम आ जाएंगे जी Q1 पे। Q1 का क्या काम होगा भाई, कटाई करना, क्लोजिंग ओपनिंग और कटाई, मतलब कट 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 कट, क्लोजिंग मिलेगी ओपनिंग मिलेगी, कट 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 काटते काटते चले जाओगे। अच्छा जी, काटते काटते उसके बाद जैसे ही आपको, वही बात है, थोड़ा आसान करने के लिए काम हम एंड मार्कर से कर लेते हैं, नहीं तो वही बात है, एंड मार्कर नहीं लगाओगे तो दिक्कत आएगी, है ना। तो बेटर है कि एंड मार्कर से कर लो, तो NDPD की तरफ जाएगा, वो दिक्कत करेगा हमारे को, है ना। तो हम एंड मार्कर पढ़ लेते हैं, एंड मार्कर पढ़ लिया, और स्टैक से हमारे को क्या पढ़ना है, z नोट पढ़ना है, सब खाली हो जाना चाहिए, और फिर आपकी मर्जी z नोट पुश करना है कर लो, या जो करना चाहते हो आपको कर लो, ठीक है। हाँ जी, तो ये हमारा काम हो गया। बिना एंड मार्कर के मैं अभी 2 मिनट में आपको सिखा दूंगा कि क्या गड़बड़ाएगी, वही बात है, फिर नल मूव लगाओगे ना, फिर नल मूव से हमारे को टेंशन आएगी। 2 मिनट पेशेंस रखो, मैं अभी क्लियर करूंगा, अभी फिलहाल सिर्फ एंड मार्कर से करने की कोशिश करो। तो इतना आपको समझ आया भाई, इक्वल इज इक्वल बीस वाली बात थी, ये बिल्कुल वही मैंने DPD आपको बना करके दिखा दिया। हाँ जी, और फाइनल स्टेट कौन सी होगी, ऑब्वियसली फाइनल आपको समझ में आ रहा है, हमारी Q1 स्टेट होगी फाइनल, है ना। आई थिंक ज्यादा मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, आप इतना समझदार हो, ठीक है जी। बहुत चीजें, बहुत एग्जांपल्स मैंने दुनिया भर के आपको पहले ऑलरेडी करा रखे हैं, ठीक है जी। तो ये सब चलता रहेगा, और एंड मार्कर z नॉट, ठीक है जी। तो ये हो गया जी इक्वल एज इक्वल बीस वाली बात। अच्छा, अब थोड़ा सा और स्टेप आगे बढ़ते हैं, है ना। सपोज करो ये देखो, 4 ओपनिंग 4 क्लोजिंग, और ये ऐसे
समझ रहे हो, यही इंट्यूटिव स्टाइल है। देखो मैं चाहता तो एक झटके में बना के भाग जाता, लेकिन वही बात है फिर आप उसको समझ ना पाते, इसलिए क्योंकि मैं कैसे सोच रहा हूँ, एक बार मेरी सोच को पकड़ने की कोशिश करो, उसके बाद फिर आपका काम खत्म है, आपको टेंशन नहीं आएगी। ठीक है जी, तो लो जी, ये स्ट्रिंग हो तो फिर क्या करोगे, मतलब डायरेक्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि Q1 पे खड़े खड़े, देखो Q1 के नाम था, काम था कटाई करना, करते करते उसको ओपनिंग मिल सकती है ना। Q1 पे खड़े खड़े देखो ये सारी कटाई तक इसने कर ली होगी, Q1 पे आप खड़े होगे, ये सब काट चुके होगे, उस बाद Q1 ने पढ़ ली ओपनिंग ब्रैकेट, और स्टैक से क्या पढ़ा होगा, Z0, क्योंकि यहाँ पे ये सब खत्म हो चुका है। प्लीज आप इस बात को समझो, है ना। तो फिर मेरे को मूव देना पड़ेगा, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट आप पढ़ लो टेप से, और स्टैक से पढ़ लो आप Z0, है ना, क्योंकि ये सब काट चुका होंगे एक दूसरे को, मैं अभी आपको दिखा चुका हूँ। तो लो जी, फिर हम मूव दे करके वापस Q0 पे आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि फिर हमारे को क्योंकि शायद और ओपनिंग मिल सकती थी, है ना, तो फिर वो सारी पुश करनी पड़ती, है ना। थोड़ा और अगर ब्यूटीफुल एग्जांपल चाहिए आपको तो आप ऐसे करो, है ना, लो 4 ओपनिंग ले लो, आगे फिर 4 क्लोजिंग ले लो, ठीक है। 4 ओपनिंग 4 क्लोजिंग करी, 4 ओपनिंग 4 क्लोजिंग करने के बाद हमारा स्टैक खाली हो चुका होगा, फिर आपको ओपनिंग ब्रैकेट मिल गई है, तो फिर आगे जितनी भी सब्सिक्वेंट ओपनिंग मिलेंगी आपको उनको पुश करना है। ओपनिंग को पुश करने का काम Q0 करती थी, तो इसलिए मेरे को Q0 पे जंप करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा, लो जी ओपनिंग ब्रैकेट पड़ी, स्टैक से आपने पढ़ा Z0, तो आपने ओपनिंग Z0 ऐसे करना है, और फिर ये आगे जो ये वाला मूव चलता रहेगा, सारी ओपनिंग हमारी पुश होती जाएंगी, उसके बाद क्लोजिंग आएगी तो हम लोग ऐसे ही पहली क्लोजिंग पढ़ते Q1 पे आ जाएंगे। ये देखो, ये जो पहली क्लोजिंग होगी पढ़ के Q1 पे आ जाएंगे, और फिर Q1 आगे सारी कटाई कर लेगा, एंड मार्कर Z0। तो अब आपको समझ में आएगा जो मैं कहना चाह रहा था। अगर आपने नल मूव लगाया होता ना यहाँ पे, ये सोचो अगर आपने नल मूव के साथ किया होता, मतलब एंड मार्कर का कंसेप्ट ना यूज करता, तो फिर ये डीपीडीए का रहता, तो एनडीपीडीए बन जाता है ना। मतलब स्टैक से हम Z0 पढ़ते हैं तो टेप से कुछ ना पढ़ते थे, पीडी एक्साइटेड होके हम Z0 पुश करके अपना काम खत्म भी कर सकते थे, और ये वाला मूव भी लगा सकते थे। ठीक है, तो वही बात है, Z0 जब आपने स्टैक से पढ़ा है तो आप मतलब यू आर फ्री टू रीड नथिंग फ्रॉम द टेप, एंड ऑल्सो हम ओपनिंग ब्रैकेट पढ़ के Q0 पे भी आ सकते थे। तो वही बात है, अभी दिक्कत वाली बात है ना। तो बेटर है कि आप एंड मार्कर से कर लो, थोड़ा सा ज्यादा बेटर और इजी रहेगा, है ना। नल मूव से प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है जी, हम एंड मार्कर से ही काम करते हैं, ठीक है। आई थिंक आ रहा होगा सबको समझ में, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ठीक है, तो ओपनिंग Z0, मतलब ओपनिंग Z0 पुश होगी, उसके बाद फिर ये सारा पुश कर लेगा एंड सॉन, ये हमारी बात खत्म है। अच्छा, अब कोई और मूव बचा है कि ये हमारा काम खत्म हो गया है। देखो फिर वही बात है, कुछ और एग्जांपल हो तो आपको समझ में आएगा, है ना। जैसे यही जो मैंने ऊपर एग्जांपल लिया था, उस पे चला के देखता हूँ जरा क्या होता है, ठीक है। तो ये जो हमने लिया था ना, ये वाला एग्जांपल, इस पे चला के देखते हैं। तो लिख लेता हूँ मैं एक बार इसको, ये फेवरेट एग्जांपल है अभी डाइक सेट में, ये बहुत यूज होता है। अगर आपको ये एग्जांपल करना आ गया ना, तो समझ लेना आपका पीडीए एकदम फर्स्ट क्लास बना है। चाहता तो मैं डायरेक्टली एग्जांपल के थ्रू पीडीए बना देता, बट वही बात है फिर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है, इसलिए मैंने ढंग से बना के दिखाया आपको, स्टेप बाय स्टेप चला हूँ। ठीक है जी, तो चलाना जरा फटाफट। 2 ओपनिंग आई ना, दोनों ओपनिंग आपने स्टैक में पुश कर ली होगी, क्लोजिंग आई होगी ना, तो आपने क्लोजिंग को काट के हम Q1 पे आ चुके होंगे। अब जब Q1 पे खड़े होंगे तो फिर आपने दोबारा से ओपनिंग पढ़ी है, और सोचो इमेजिन करो स्टैक में हमारी ओपनिंग ब्रैकेट रखी हुई होगी, तो वो मूव तो मिसिंग है ना भाई, तो हमारे को वो मूव देना पड़ेगा, ओपनिंग ओपनिंग डबल ओपनिंग, ठीक है। ओपनिंग ओपनिंग, तो तो 2 ओपनिंग पुश, मतलब इन द सेंस जो आपने स्टैक से पॉप करके पढ़ी थी वो भी पुश, और जो आपने टेप से पढ़ी वो भी पुश। क्यों कर रहा हूं मैं इसे, अगर आप इमेजिन नहीं कर पा रहे, अगर आपको लग रहा है जल्दी जल्दी हो गया, तो लो जी, इनिशियली Z0 था ना स्टैक में, दोनों ओपनिंग ब्रैकेट हमारे पुश हो गए, Q0 ने हमारे पुश करवा दी है। अब आपने देखिए क्लोजिंग ब्रैकेट, तो ये क्लोजिंग ये ओपनिंग कट गई, और कट गई है तो आप कहां आ चुके हो, Q1 पे आ चुके हो। अब Q1 पे खड़े होकर आपने ओपनिंग ब्रैकेट पढ़ी है, और स्टैक से भी तो ओपनिंग ब्रैकेट पढ़ी है, पर ये मूव तो हमारा अभी तक मिसिंग था, तो वो मूव भी डालना था, इसलिए मैंने ये वाला मूव भी डाल दिया। ठीक है, अब एकदम परफेक्ट है, अब आप अपने आराम से चेकिंग करके देख सकते हैं, ये एकदम परफेक्टली चलेगा। ठीक है, ओके। तो लास्ट में हम लोग Q1 पे खड़े होंगे और एंड मार्कर पढ़ेंगे, और Z0 पढ़ेंगे स्टैक से, मतलब खाली हो चुका होगा स्टैक, कोई ओपनिंग ब्रैकेट हमारी फालतू बची नहीं होनी चाहिए, एंड सो प्लीज। अब आपके लिए होमवर्क है, आप अपने स्ट्रिंग लेकर के अपने आप मैचिंग करके देखना भाई। मैं जब बहुत ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, ऑलरेडी मैंने 10 लेक्चर बनाए हैं पीडीए की कंस्ट्रक्शन पे, तो इस पे मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं है, एकदम वर्थ है। आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। चलो ठीक है जी, दैट्स इट। अब हम आते हैं जी अपने इस पॉइंट पे कि रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंट डाइक सेट इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। बताओ ये कैसे रिप्रेजेंट कराओगे। ठीक है, क्योंकि ये मैं क्यों करा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। गेट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और आपको फंसा देंगे वो, और आपको लगेगा पता नहीं इसके लिए क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड सो ऑन। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कराता हूँ। मैं पहले एक बार लिखता हूँ फिर आपको समझाऊंगा। ठीक है जी, तो देखो भाई, तो ए एंड बी की टर्म्स में डाइक सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो मैं बोलूंगा L consists of all those W's such that W belongs to AB का star, and in any prefix of W, and in any prefix P of W, कोई भी prefix उठा लेना P of W,
NaW will be greater than or equal to NBW। ये है जी प्रॉपर मीनिंग डाइसेक्ट का। अब मैं आपको लगेगा कि मैं तो अब भाई आपके ऊपर थोप रहा हूं, मैंने ढंग से समझाया नहीं है, तो मैं आपको एक बार समझा देता हूँ उस चीज को। देखो मैंने अभी आपको थोड़ी पहले समझाया था, ओपनिंग को हम लोग ए मान के चल रहे थे, क्लोजिंग को हम लोग बी मान के चल रहे थे, रफली थी हमने ये चीज समझी थी। तो अब आप ये देखो, यही एग्जाम्पल हो ना जो मैं आपको कहता हूँ हमेशा बेस्ट एग्जाम्पल है ये। कोई भी प्रीफिक्स उठाओ इसका, कोई भी प्रीफिक्स है ना, तो जैसे देखो नल सबसे छोटा, इस स्ट्रिंग का सबसे छोटा प्रीफिक्स क्या है नल। नल में NaW और NBW बराबर है, आपको नजर आता है ना, ओपनिंग और क्लोजिंग बराबर है, इतना भी आपको समझ आता है। ओपनिंग क्लोजिंग हमने वही मान लिया ना, ओपनिंग को ए मान लिया, क्लोजिंग को भी मान लिया, एंड सो, ठीक है जी। तो ये देखो भाई, ये हुआ एक तो नल हो गया प्रीफिक्स, उसकी तो टेंशन ही खत्म है। ये देखो भाई इसमें क्या है भाई, ये प्रीफिक्स में ओनली ओपनिंग ब्रैकेट है, नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ क्लोजिंग ब्रैकेट, है ना, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्लोजिंग ब्रैकेट, मतलब वही बात आएगा ए इज ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन और इक्वल टू बी। आप समझ पा रहे, यहाँ पे देखो भाई है ना, तो 2 ए आ गए, है ना, यहाँ पे देखो भाई 2 ए और 1 बी, तो मतलब ए फालतू है ना। यहाँ बात करो भाई, है ना, बार बार समझा ना भाई, ओपनिंग ए है और क्लोजिंग बी है, तो पहले वाले में सिर्फ एक ए ही हमारे को देखा था, फिर 2 ए दिख गए थे, है ना, फिर 2 ए और 1 बी, मतलब कितना बचा हमारे पास, 1 ए बचा रफली, क्योंकि काट चुका होगा वो, है ना। हाँ जी, उसके बाद फिर हमारे को क्या मिला, एक और ओपनिंग मिल गई, तो मतलब 3 ओपनिंग है और 1 क्लोजिंग है, तो 3 ए और 1 बी, तो 2 ए फालतू ही है ना हमारे। फिर यहाँ देखो भाई, यहाँ पे भी हमारे पास क्या हुआ जी, 3 ओपनिंग थी, मतलब 3 ए और 2 बी, तो वही बात है, अगेन ए के फालतू। यहाँ पे देखो भाई दोनों बराबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखो भाई फिर वही बात, ए फालतू है, और यहाँ पे देखोगे तो दोनों बराबर हो गए, है ना। तो मतलब हमेशा ए फालतू ही निकलेंगे बी से, है ना। इसको आप देखो, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो इसको आप उसमें चेंज करके देख लो। ओपनिंग को आपने लिया ना, ए बी बी ए बी, ऐसा कुछ है, ठीक है ना। तो ओपनिंग ओपनिंग ए है, फिर बी आया, फिर ओपनिंग आया, फिर क्लोजिंग आया, फिर क्लोजिंग आया, उसके बाद फिर ओपनिंग, फिर क्लोजिंग, ठीक है जी। तो आप देख लो फटाफट से चेक कर लो। नल, हाँ जी ठीक है जी। ए फालतू है ना, 2 ए फालतू है ना बी से, फिर 2 ए बी, ए फालतू है ना बी से, फिर देखो 3 ए और 1 बी फालतू है ना बी से ए, फिर देखो 3 ए और 2 बी, तो ए फालतू है ना बी से, 3 ए और 3 बी, ठीक है जी, दोनों बराबर हो गए, है ना। फिर 4 ए और 3 भी, ठीक है जी, ये फालतू है, 4 ए और 4 भी, ठीक है जी, तो बराबर है। तो बराबर या फालतू होने चाहिए, ए फालतू या बराबर हो सकते थे बी से, तो वही बात है, ठीक है। तो ये देखो अभी अगर ये चीज मैं आपको ना समझाता, ये कंसेप्ट आपको ना क्लियर करता, ये डेफिनेशन ना बताता, गेट एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाएगा, एज इट इज पूछेगा, L इज इक्वल टू W सच दैट W बिलोंग टू AB का स्टार एंड इन एनी प्रीफिक्स P ऑफ W एंड W इज ग्रेटर देन इक्वल टू NBW। बताओ इसके लिए DCFL बनेगी या नहीं, आपके पसीने छूट जाएंगे, गेट एग्जाम में बैठे बैठे आप इस बात का आंसर नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आपको पता होगा जो मैंने ये कंसेप्ट बता रखा है, अगर आपने ये वीडियो मैंने देख रखा होगा, तो एक झटके में बोल के भागोगे ये तो DCFL है भाई, ये तो डेफिनेशन है हमारी डाइसेक्ट की, और डाइसेक्ट हमारी DCFL थी, तो ये भी DCFL है, काम खत्म, है ना। कितनी ब्यूटीफुल बात। अच्छा वही बात है, डाइसेक्ट को ऐसे भी एक्सप्लेन करके आ सकते थे, यही सेम टू सेम, मैं एक बार लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट बात है, आपको आना चाहिए, तो मैं लिख के दिखाता हूँ, देखो। तो L कंसिस्ट ऑफ ऑल दोस W सच दैट W बिलोंग्स टू ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टार, ठीक है, ओपनिंग और क्लोजिंग का स्टार, ठीक है, मतलब ओपनिंग क्लोजिंग कैसे भी आ सकती है, एंड नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट एंड इन एनी प्रीफिक्स P and in any prefix P of W, number of opening bracket will be greater than or equal to number of closing bracket, ठीक है। तो ये क्या है भाई, तो ये एक झटके में अब आपको पता है भाई, कुछ नहीं है, ये तो डाइसेक्ट ही है। तो डाइसेक्ट की ये फॉर्मल डेफिनेशन है, मैथमेटिकल डेफिनेशन है डाइसेक्ट की। रफली तो मैं बोल के भाग जाता था, डाइसेक्ट क्या होता है, वेल फॉर्म्ड स्ट्रिंग ऑफ पैरेंथेसिस एंड सो ऑन, उसकी प्रॉपर डेफिनेशन ये बनती है, ठीक है। आप अपने आप से, मैंने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन भी किया, आप अपने आप से समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो दैट्स इट, मेरे ख्याल से मेरे को और ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर डाइसेक्ट, तो प्लीज ध्यान रखना, दिस इज ऑल्सो DCFL। मैंने आपको इस नाना करते करते, वैसे मैंने होमवर्क में देना चाहिए था आपको, बट स्टिल मैंने आपको बना करके दिखा दिया, और मैंने यहाँ से आपको ये चीज भी क्लियर किया है कि कोई भी अजीब सा आपके सामने PDA बनाने के लिए आ जाता तो आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको एग्जांपल्स के थ्रू कंसेप्ट को करना है, तो आपको एक झटके में समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके जी, तो लो जी, ये यहाँ से शुरू करो, फटाफट से नोट डाउन करना, थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप अच्छे से नोट डाउन कर सको, ठीक है। इतना रखते हैं पहले, हाँ जी, तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, इतना तक नोट डाउन कर लो, उसके बाद फिर जो बचा हुआ पार्ट है इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। चलो जी, नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नोट डाउन कर लिया आपने,
नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। हाँ जी, ये देखो L इज इक्वल टू डब्ल्यू डब्ल्यू सच दैट डब्ल्यू बिलोंग टू ए बी का स्टार। आई थिंक मैंने आपको बहुत बार, जब मैं कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रामर्स करा रहा था वहां भी समझाया था, बहुत बार मैंने आपको क्लियर किया है, ये कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है भी, CFL नहीं है, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके लिए पीडीए नहीं बनेगा, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। कॉमन सेंस सोचो भाई, डब्ल्यू के पीछे डब्ल्यू है जी, तो अगर आपने देखो जैसे लिखा आपने स्ट्रिंग डबल ए बी और उसके पीछे डबल ए बी, तो अगर आपको लगता है कि सर स्टैक की हेल्प से हम कर लेंगे, तो भाई आपकी गलतफहमी है, आप नहीं कर पाओगे। तो ये ए बी ऐसे डलेगा ना, ये उस पर जब ये आएगा तो फिर जब आपने ए पढ़ा तो नीचे से ए कैसे पढ़ के लाओगे, आप तो ऊपर से बी ही काट सकते थे, तो बात नहीं बनेगी, प्लीज ये ध्यान रखना। और अगर आपके मन में ये गलतफहमी है कि सर इन सबको स्किप करके पीछे बी से शुरू हो जाओ और इधर आ जाओ, भाई ऐसे भी नहीं कर सकते। रीड हेड है हमारा, जो कि लेफ्ट टू राइट ही मूव करता है, राइट टू लेफ्ट मूव नहीं कर सकता, एक डायरेक्शन में मूवमेंट हमारी अलाउड होती थी, तो नहीं बात बनने वाली, आप जितनी मर्जी कोशिश कर लेना। तो ये डायरेक्टली आपके सामने प्रूफ भी आ गया अब कि इसके लिए पीडीए नहीं बन रहा, तो इसलिए ये CSL है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसके लिए ग्रामर लिखना तो बहुत अजीब सी बात है, उतना हमारे को जरूरत ही नहीं है। तो ये CFL क्यों नहीं है, मैं आपको प्रॉपर डिटेल पीडीए में समझाऊंगा। तो अब पीडीए मैंने आपको बता दिया है, तब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा भाई ये CFL क्यों नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, इसके लिए पीडीए नहीं बन रहा। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, DCFL तो भूल ही जाओ, जब CFL नहीं हो तो DCFL का तो मैं बात ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो थिंक क्लियर होगा सबको WW। हाँ, अब वही बात है, एक क्वेश्चन आ सकता है कि अगर हमारे पास एक मॉडिफाइड पीडीए है जिसमें स्टैक की बजाय हमने क्यू यूज किया हुआ है, अगर आप क्यू यूज करोगे तो ये बड़े आराम से हो जाएगी, 1% की भी टेंशन नहीं है, आप कॉमन सेंस से अपने समझ पा रहे हो, क्योंकि अब आपके पास क्यू है, तो क्यू होगा तो फिर जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा ना, तो पहले आपने डबल ए बी था, तो फिर ये ए और ये ए काट लोगे, फिर ये ए और ये काट लोगे, और ये बी और ये भी काट लोगे, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, जो पहले है वो पहले जाएगा। तो जब आप पॉप कर मतलब सॉरी पॉप पुश पॉप तो स्टैक की होगा ना, तो क्यू में आप क्या बोलोगे, एन क्यू और डी क्यू, तो जो भी पहला डब्ल्यू आएगा ना, डबल ए बी, वो सारा कुछ हम लोग पुश कर देंगे। ये डब्ल्यू हो गया ना, ये डब्ल्यू और उसके पीछे पूरा डब्ल्यू था, डब्ल्यू आपने एन क्यू कर लिया क्यू के अंदर, और जैसे ही जब हमारा सेकंड डब्ल्यू स्टार्ट होगा, तो हम लोग जो क्यू से डी क्यू करना शुरू कर देंगे, है ना, तो मतलब डिलीट करना शुरू कर देंगे। तो डिलीट कहां से करेंगे, वही बात है, जो पहले डाला था वो पहले जाएगा, तो ए डाला था तो ए, ये भी आराम से कट जाएगा, तो बात बन जाएगी। और अगर मैं आपको पहले भी बहुत बार समझा चुका हूं, अगर मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर किया था कि अगर आपने FA विद क्यू लगाया ना, तो दैट इज इक्विवेलेंट टू ट्यूरिंग मशीन, तो वो ट्यूरिंग मशीन के इक्विवेलेंट है, अभी सारा कुछ कर लेगा। ये सब तो उसके लिए बच्चों का खेल है ना, चुटकी बजा बजा के सॉल्व करेगा सारा कुछ, है ना। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। ठीक है, तो ठीक है जी, तो पीडीए विद क्यू ये एक्सेप्ट कर लेगा, और पीडीए जो नॉर्मल पीडीए होता है जिसमें स्टैक होता है, वो ये काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ चुके होगा आप लोग, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जरा सा भी डाउट आ रहा है पीडीए विद क्यू एंड सो ऑन, तो प्लीज आप मतलब पीडीए मॉडिफाइड पीडीए विद क्यू काम कैसे करता है एंड सो ऑन, वो सारी बातें प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझा रखी है, मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, वीडियो जबरदस्ती का लंबा होगा, ऑलरेडी बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है ये वीडियो। मेरे को था 30-35 मिनट्स में कंप्लीट कर दूंगा, बट मेरे ख्याल 1 घंटे से ऊपर का ये वीडियो जा चुका है। चलो ठीक है जी, दैट्स इट, इतने रखते हैं हम लोग तो, और मेरे ख्याल से और तो कुछ है नहीं। ठीक है, ठीक है, तो दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिफाइंग DCFL वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। अब आई थिंक किसी भी टाइप का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा, फटाफट से बता दोगे कि ये DCFL है या नहीं है। मेन बात जो मोटी मोटी बात है समझने की, वो यही है कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पुश पॉप में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है पुश पॉप में, तो वो DCFL निकलेगी। अगर कंफ्यूजन आ रहा है पुश पॉप में और ये समझ नहीं आ रहा, अगर पुश पॉप में अगर कंफ्यूजन ना हो लेकिन ये नहीं पता लग रहा है कि कितने पुश और कितने पॉप, वो भी टेंशन है। सिंपल रफली बात इतनी करो भी, पुश पॉप में कंफ्यूजन, बस इतनी बात है ना। तो है अगर कंफ्यूजन तो बात नहीं बनेगी, तो DCFL निकलेगी, अदरवाइज वो DCFL निकलेगी। दैट्स इट, मेरे ख्याल से मेरे को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, जितना बोलूंगा उतना आप लोग कंफ्यूज हो गए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।